अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? सर शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप डॉक्टर सुनाएं साहब, सर। जी अल्लाह का शुक्र है। हम 5 मिनट तक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। नो इशू सर। जी इंशाल्लाह 5 मिनट तक जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो जाएगी तो हम स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह सर। हमारे साथ सर कराची ऑफिस से मोहम्मद खावर नदीम साहब हैं, मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स, और उनके साथ जुल्कर नैन साहब हैं। वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे क्या हैं सर हाल आप? भी है ठीक है? आप? ठीक है। जी ठीक ठाक सर बिल्कुल। जी। बस 11:05 पे शुरू करते हैं जैसे जाफर साहब ने बताया, ताकि लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर देंगे। कोई इशू नहीं है सर, जब आप कहेंगे। मैं दसवां उसी दस ही जोड़ना क्या करना पंजी कड़े बंदे खड़ी जो अमी तो पहले उसी में कौन से पंजी खड़ी कासम कासम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस वेबिनार में शिरकत के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीएचडेक का आप सब लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी बेसिकली कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDAP के मातहत काम कर रही है। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला मुल्क बनाना पीएचडेक का विजन है। जबकि अगर हम इसके मिशन की बात करें तो पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफे के जरिए हार्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़री आमदनी में इजाफा करना। हार्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट के तनु और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना, वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़री GDP में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना, ये इसके मिशन का पार्ट है। वैल्यू एडिशन की एक भी सीरीज ऑफ वेबिनार पीएचडेक ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है, जिस पर तकरीबन 12 से 13 वेबिनार्स हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। जो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं उनके लिंक्स हमने अपनी वेबसाइट पे, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर डाल दिए हैं। अगर कोई वैल्यू एडिशन से रिलेटेड किसी वेबिनार से हेल्प लेना चाहे तो वो जो मेजर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सब की जो रिकॉर्डिंग्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल का और बाकी अपने सोशल मीडिया पेजेस का मैं लिंक थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में। एंड लास्ट पे ये है कि इसके मिशन में हार्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत के $1 बिलियन क्लब में शामिल करना। जब हम पाकिस्तान हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मैंडेट की बात करें, तो सबसे पहले हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। हार्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना इन सेंस के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, खास करके वेजिटेबल में हम जिंजर की बात करें, जो पाकिस्तान में आज से 2-3 साल पहले तक जिसकी प्रोडक्शन जीरो थी, लेकिन अभी इस पे आरी भी काम कर रहा है और इसके अलावा भी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं उसकी प्रोडक्शन करने के लिए पाकिस्तान में, और उसके लिए जो सूटेबल बेल्ट्स हैं, सूटेबल जिसके लिए हब्स हैं, उस पे काम हो रहा है। और इस पे बड़े सक्सेसफुल हमारे जो ट्रायल्स हैं ना, उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बजाय इसके कि जो हम 100% अपना जिंजर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको अपने मुल्क में पैदावार उसकी बढ़ाएंगे और उसको फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। सेकंड, इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैंडेट की बात करें, तो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उनको कम करके मुसाबकत में इजाफा करना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे और पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट टेक्निक्स पे एक पूरी सीरीज पीएचडेक ने कंडक्ट की है, और वो सीरीज जितनी भी वेबिनार्स हुए हैं उनके लिंक्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इस पे मजीद हम जैसे ही फिनोलॉजिकल साइकिल हमारा जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का है उस पर हम साथ साथ वेबिनार्स कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे अभी हमारा ये इसका चिलीज का अभी इस पे पेस्टिसाइड्स पे है, इसी तरह जब चिलीज की क्रॉप हमारी एंड होगी तो हम फिर चिलीज की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे अपना एक वेबिनार मुनक्कद करेंगे। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाना। वही पोस्ट हार्वेस्ट की जो उसकी पैकिंग और स्टोरेज है उस पे काम करना, उस पे वेबिनार्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, और उस पे कुछ रिसर्च स्टडीज भी कर रहा है। फ्यूचर में कुछ पायलट प्रोजेक्ट पीएचडेक लॉन्च करने जा रहा है। वैल्यू एडिशन लास्ट पे, जिसका मैं पहले बड़ा ब्रीफली आपको बता चुका हूँ। ये हमारा पीएचडेक पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का मैंडेट है, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा अपने इस आज का जो वेबिनार है इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आज का वेबिनार का टॉपिक है रिकमेंडेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू ओवरकम एमआरएल इश्यूज इन रेड चिलीज। पाकिस्तान तकरीबन 1.45 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो चिलीज प्रोड्यूस करता है और दुनिया के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में इसका शुमार होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन और एमआरएल इश्यूज हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में थे, वो एक्सपोर्ट्स हमारी डिक्रीज हो गई थी।
2013-14 से लेके 2019-20 तक। उसकी वजह सिर्फ MRLs और एफ्लाटॉक्सिन का इशू था। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक हम कैसे इसको लेके आ सकते हैं, उस पे रोशनी डालेंगे हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं NARC से, डॉक्टर फरक महबूब साहब। लेकिन सबसे पहले मैं CEO PH टेक मिस्टर अतर हुसैन खोकर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो PH डेक के मैंडेट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जहां पे PH डेक इंटरवीन कर सकता है उस पर रोशनी डालेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफर ने आपको PhD के जो ब्रीफ है जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको अभी ब्रीफ किया है। और इसके अलावा जो है हमारी कोशिश है कि जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे वुड बी एक्सपोर्टर हैं या ग्रोअर्स हैं, उनको हम जो है एक अवेयरनेस दें कि हम जो है ऑन अ गवर्नमेंट लेवल आपको क्या असिस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, PhD का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आप किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस कर सकते हैं, एंड व्हाट फैसिलिटीज वी आर ऑफरिंग टू यू पीपल। जो आज का हमने सेमिनार रखा है रेड चिलीज पे, 2007 में पाकिस्तान पे यूरोप से पाबंदी लगी थी फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ रेड चिली। रीजन वाज द एफ्लाटॉक्सिन इशू। अब उस एफ्लाटॉक्सिन इशू को 2007 में हमारे जितने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं, जितने और स्टेक होल्डर्स हैं, वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे और इसलिए इतना रैपिड रेस्पॉन्स नहीं आ सका था। लेकिन किसी हद तक अभी हमारा जो है ये एफ्लाटॉक्सिन का इशू एड्रेस हुआ है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, चिलीज में, राइस में भी है, और भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी ये इशू होते हैं। अभी जो रिसेंटली इन मई में जो है हमने जो हमारा मैंगो है एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ हैदराबाद एंड द मुल्तान रीजन, उसकी लुक इम्प्रूव करने के लिए, उसको फ्रूट फ्लायर के इशू को एड्रेस करने के लिए, और उसकी ओवरऑल प्राइसिंग प्रीमियम प्राइस लेने के लिए हमने इंटरवेंशन की थी। PhD ने हमने बैग्स मुतारिफ कराए थे कि जो हमारे मैंगोज है ऑन द इनिशियल स्टेजेस, अगर उनको एक खास पीरियड के लिए बैग लगाए जाए तो उनकी काफी जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है। थैंक्स टू टंडोजाम यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस पे फिर रिसर्च भी की, रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर की जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, कि उसके बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था, बहुत पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट आया था। यही चीज हम अगर इसमें कहते हैं MRL में एंड एफ्लोटॉक्सिन में इसको अगर लेकर आते हैं हम, तो अगर हम इन चीजों को एड्रेस कर लें, इन चीजों को जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिख के भेज देते हैं आप नोट करते हैं आप, अगर हम इनको एड्रेस कर लें तो हमें काफी इसका जो है ना, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूरोप है, जो अच्छी मार्केट्स हैं, उनमें बहुत अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी हमारा रिसेंटली प्रोटोकॉल साइन हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, तो हमारी रेड चिली जो है चाइना को भी एक्सपोर्ट हो सकती है। अभी हम जो है ना काफी कंट्रीज में भेज रहे हैं, मेनली इट इज गोइंग टू द ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया मार्केट, लेकिन हम एडवांस कंट्रीज में भी भेज सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PhD का प्लेटफॉर्म यूज करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहां पे आप हमें एडवाइस करें, आप अपने तरफ से हमें कोई एक किस्म का प्रपोजल लिख के भेजें, इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे। हमारी टीम आपका तब ईमेल एड्रेस भी शेयर कर लेती है, वेबसाइट भी शेयर कर लेती है। आफ्टर दिस सेशन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आप एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं, और आप हमसे कोई असिस्टेंस चाहिए तो हम उसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। उम्मीद है कि आज का जो सेशन होगा इसमें आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेस्ड ऑन दिस वेबिनार, अगर आपकी तरफ से कोई फर्दर सजेशन है तो हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मैं डॉक्टर फरक साहब को इनवाइट करता हूं कि प्लीज़ आप प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करें। मैंने आपको अलाउ कर दिया है, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा प्रेजेंटेशन। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, विजिबल है। सही है सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अतर साहब, अतर खोकर साहब का, CEO पेटको, और जाफर साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमसे ये कहा कि आप ये इस पे प्रेजेंटेशन दे दें। तो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन चिली पे
जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ में देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे हमारे दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं, और उनके साथ नॉलेज शेयरिंग है। जो लोग फील्ड में हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि एग्जैक्ट इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन हम जो कुछ हमारी महदूद वो नॉलेज है उसको शेयर करूंगा। मेरा नाम फर्रुख है, मैं प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और प्रोग्राम लीडर हूँ इकोटॉक्सिकोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम में। हम इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर NARC में काम करते हैं, और हमारा जो काम है वो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर वो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज पे ही है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है कि पेस्टिसाइड है क्या ना। तो पेस्ट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, और सीडा मीन्स टू किल, जिस तरह सुसाइड है तो किल। तो हम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ किल करती है, सिंपल अल्फाज में, ये किलिंग भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकता है, प्रिवेंट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय और रिपेलेंट, जिस तरह मस्किटो रिपेलेंट्स हम यूज़ करते हैं वो रिपेलेंट्स हैं, और मिटिगेट करे उसको पेस्ट कहते हैं। पेस्ट वैसे आप एग्रीकल्चर के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो इकोनॉमिक जो भी चीज़ आपको लॉस पहुंचा सके उसे पेस्ट कहते हैं। तो ये जब मैं इसके अक्सर नुकसानात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि, तो लोग कहते हैं फिर ये हम स्प्रे क्यों बंद क्यों नहीं कर देते। तो पेस्टिसाइड्स आर नेसेसरी इवल, इनके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक जो है वो एक खास हद तक, मे बी सम पीपल माइट डिफर फ्रॉम मी, लेकिन वो एक खास हद तक फीड कर सकती है इतने बड़े लेवल पे, या इसी तरह बायो कंट्रोल एजेंट्स इतने बड़े लेवल पे डेवलप करना और वो कम्युनिटी लेवल पे उनको अप्लाई करना और सारी कम्युनिटी के साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो स्टिल पेस्टिसाइड्स का है, नो मैटर हाउ हार्मफुल दे आर। तो ये नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कि किस तरह उनको रोकने के लिए, और मिडल पिक्चर में आप देखें कि ये एक्चुअली इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए पेस्टिसाइड स्प्रे करते हुए, लेकिन हमारा फार्मर क्या करता है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और रिसेंट पास्ट में तो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास स्टिल जो है वो एरोप्लेन है, जहाज के जरिए भी पेस्टिसाइड स्प्रे होता रहा है, तो इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे आगे आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसका क्या है। अच्छा, अब पेस्टिसाइड को स्टडी करने के लिए हमने उनकी मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफिकेशन, आप किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ये कि वो किस पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, कीड़ों को कंट्रोल करते हैं, तो हम उन्हें इंसेक्टिसाइड कहते हैं। अगर वो फंगस को करते हैं तो फंजीसाइड कहते हैं। वीड्स को करते हैं या आपको तो अरबीसाइड या वीडीसाइड उन्हें कहते हैं। इसी तरह केमिकल नेचर के हिसाब से कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उनमें एक्टिव है। तो पहले जो ऑर्गेनोक्लोरीन से, जिस तरह DDT वगैरह हो गए, उनमें क्लोरीन ग्रुप एक्टिव होता था। फिर उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए, उसमें फॉस्फेट्स के साथ ऑक्सीजन का जो है बॉन्डिंग वो जो है वो उसमें एक्टिव होती थी, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स से। फिर उसके बाद पायरीथ्राइड्स आए, फिर कार्बामेट्स। तो हर एक की केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम उनकी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसी तरह के किस किस्म के इफेक्ट्स वो पेस्ट को दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ने देते, उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उन्हें खाना नहीं देते, ज़्यादा खाने नहीं देते, उनको एंटीफीडेंट्स हैं। इसी तरह वो जिस तरह मस्कीटो रिपेलेंट्स टाइप के कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रिपेल करते हैं। फिर एप्लीकेशन के भी लिहाज से हैं कि आया आप उसको किसी भी डिजीज के आने से पहले एज ए प्रिवेंटिव मेजर, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यूज कर रहे हैं तो वो प्रिवेंटिव कहलाते हैं, और अगर डिजीज आ जाए तो आप उसको उस वक्त ट्रीट करें तो क्यूरेटिव कहलाते हैं। ये ज्यादातर फंजीसाइड प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव होते हैं, और उनके बोथ एक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा उसके लिए यूज होते हैं, कुछ उसके लिए दूसरे पर्पज के लिए। फिर इसी तरह हम उसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स हैं या वो जो हैं वो सिलेक्टिव पेस्टिसाइड हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हैं जो कि बड़ी रेंज, हर किस्म के कीड़ों को आप स्प्रे कर दें, वो 3-4 को जो है ना वो मुख्तलिफ जो पेस्ट हैं उनको किल कर देंगे या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टिव जो है वो मोस्टली ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। तो वो ये करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पेस्ट का जो है उनको वो सिर्फ उनको टारगेट करते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जाहिर है कि आपके अगर जितना इंसेक्ट ज़्यादा आएगा उसके मुताबिक आपको करना पड़ता है। बाज़ वक़्त ये पॉसिबल नहीं होता, जिस वक्त बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ताकि 2-3 चीज़ें हों तो वो इकट्ठे कंट्रोल हो जाए, उसके लिए नॉर्मल जिस तरह केमिकल्स हैं, कार्बोराइल वगैरह, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, वो आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर इसी तरह मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ पेस्टिसाइड, जिस तरह पुराने पेस्टिसाइड थे DDT वगैरह, उनको कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स कहते हैं या नॉन सिस्टेमिक। वो तब तक ऑर्गेनिज्म या कीड़ा या पेस्ट तब तक नहीं मरेगा जब तक उनके साथ इन टच नहीं होगा।
तो वो कंटेक्ट के तौर पे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिस्टेमिक पेस्टिसाइड कहलाते हैं। वो क्या है कि वो प्लांट के जो उसका जाइलम फ्लोएम सिस्टम है उसके अंदर चले जाते हैं और उसके थ्रू किल करते हैं। हमारे सीनियर थे वो कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल आप कार्बामेट को नीचे रखें जड़ के ऊपर और सुबह आपको उस प्लांट की पीक पे एक अगर इंसेक्ट मरा हुआ मिले तो समझ जाएं कि ये जनाब जो है ना कार्बामेट पेस्टिसाइड है। लेकिन ये सिस्टेमिक की मिसाल है कि वो थ्रू आउट प्लांट के सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होके वो करते हैं। इनके एग्जांपल्स भी जिस तरह एमिडा हो गया, सीटा हो गया, फिप्रोनिल हो गया, ये इसके। अच्छा, ये फिगर है, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से ली है। ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन 35 बिलियन रुपए की इस वक्त इंडस्ट्री है मोर और लेस। और अगर आप क्वांटिटी देखें तो वो भी 30,000 टन तक, अराउंड 33-34 लास्ट। ये इतना हम जो है पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर रहे हैं। मोस्टली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ फार्मुलेशन बनती है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट चाइना से इंपोर्ट होता है। ये उसकी एक पिक्चर है, जस्ट आपको व्यू दिखाने के लिए कि ये कितना हो रहा है ओवरऑल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ पेस्टिसाइड का इशू क्या है। अगर वो इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑल इज वेल। तो इसमें मुख्तलिफ स्टडीज हैं, लेकिन ये डेविड परमेंटल एक एंटोमोलॉजिस्ट है फेमस, वो कहते हैं कि जितना भी आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसका सिर्फ 0.1% टारगेट पेस्ट पे जाता है, बाकी सारा एनवायरनमेंट पे एंड अप होता है। अब आप इसमें कुछ कहते हैं नहीं जी 0.5%, वट एवर, इवन 0 पॉइंट समथिंग ही है जो भी इंसेक्ट पे जाता है। अब इंसेक्ट होता कितना सा है ना, जनरली चले हार्ब्स तो ज्यादा हो सकती है, उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो सकता है, तो इंसेक्ट तो स्मॉल सा है, तो उसमें कितना जाएगा, 0.1% जाएगा। रेस्ट आपका सारे का सारा एनवायरनमेंट में, एयर में, सॉइल में, वाटर में एंड अप होगा। और जिस वक्त वो एंड अप होगा तो जाहिर है जो हम पॉइजन एनवायरनमेंट में फेंकते हैं वो हमारी तरफ वापस आएगा, तो उसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इम्प्लीकेशंस होंगे। वो किस किस्म के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, कि उसमें एक तो पोल्यूशन सबसे बड़ा है कि आलूदगी पैदा होती है। फिर जिस वक्त आलूदगी पैदा होती है तो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो खतरा हो जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो सकती है। इन सब पे मैं एक एक स्लाइड इनको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के लोग हैं तो वो पेस्ट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम समझते हैं कि पेस्ट में रेजिस्टेंस आ जाती है। फिर हम ह्यूमंस को भी उससे रिस्क है। ये फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को है, पेस्टिसाइड लैब्स में काम करने वाले साइंटिस्ट रिसर्चर्स को है, और कंज्यूमर्स को भी है, जो कि फ्रूट खा रहा है बंदा या वेजिटेबल या वट एवर वो कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, अब इसमें भी खैर आगे दो और कैटेगरीज आ जाती हैं कि इंटेंशनल भी ये हो सकता है जिस तरह बाद लोग सुसाइड करते हैं, इसी तरह अनइंटेंशनली जिस तरह कंज्यूमर एक्सपोज हो रहा है, ये दोनों तरीकों से हो सकता है। और तीसरे जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं वो ट्रेड कंसर्न्स हैं। जब से एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया है, WTO आया है, तो क्या है कि उसके तहत हर कंट्री को ये राइट है कि वो SPS रिजीम के तहत वो कुछ ऐसे मेजर्स ले सकता है जिसके वो उसके अपने लोगों के हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए वो मुख्तलिफ मेजर्स ले सकता है। अब इसी मेयर्स को उन्होंने MRLs बनाई हैं डिफरेंट जो कंट्रीज के हैं, और इनको वो एज ए टेक्निकल बैरियर फॉर ट्रेड यूज करते हैं हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट, सो दैट हम उनको एक्सपोर्ट ना कर सकें। अब हम इनको वन बाय वन क्विकली देखते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट लोगों की स्टडीज हैं जो मैंने कंपाइल की हैं। इसमें ये ग्राउंड वाटर में है, जिस वक्त पेस्टिसाइड एनवायरनमेंट में एंड अप होता है तो वो पर्कुलेट करता हुआ, लीच करता हुआ नीचे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। तो ये ग्राउंड वाटर में हमारे मोर देन 50% अगर आप देखें तो ओवरऑल सैंपल जो हैं वो आलूदा हैं या पोल्यूटेड है। अब इसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर स्टडीज पुरानी हैं। पुराने दौर में लोग ज्यादा परसिस्टेंट ऑर्गेनो क्लोरीन और इनको पेस्टिसाइड्स को चेक कर सकते थे, GC सिर्फ होते थे गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए, तो उन्होंने उसी से किया हुआ है। तो रिसेंट पिक्चर अभी तक कोई इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन वो इससे वर्ष ही हुई होगी। अच्छा, ये हमारे अपने रिजल्ट्स हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में इसमें स्लाइड में और राइस में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या सिचुएशन है पेस्टिसाइड की। तो इधर अगर आप देखें पहली कमोडिटी हमने सिट्रस लिखा हुआ है, तो उसमें सैंपल देखें, पेस्टिसाइड स्प्रे होगा तो कंटेमिनेशन आएगी, तो कंटेमिनेशन इज नॉट बैड। लेकिन जिस वक्त वो कंटेमिनेशन एक खास हद से ऊपर जाएगी, MRL को मैं आगे ट्रेड वाली स्लाइड पे से डिफाइन करूंगा, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, जिसके लिए हम सारे आज मेरा ख्याल है बैठे हुए हैं। तो वो जो है वो अगर उसको एक्सीड करती है तो हमें इकोनॉमिक लॉस है।
तो ये एक ट्रेड का स्टैंडर्ड है कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हेल्थ के स्टैंडर्ड के लिए एडीआई एक्सेप्टेबल डेली इनटेक होता है, लेकिन जनरली उस पे क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो हमारा इकोनॉमिक फोकस ज़्यादा है, तो हमारा हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब सैंपल एक खास हद से एक्सीड हो जिस तरह यहाँ पे है, तो वो ठीक नहीं है और हमारी कंसाइनमेंट्स उस बेस पे रिजेक्ट होती हैं। तो सिट्रस हमारा फॉर एग्जांपल 8% है। आगे हमने वो पेस्टिसाइड लिखे हैं जिनकी वजह से जो है वो ईयू की फॉर एग्जांपल एमआरएल एक्सीड होती है। अच्छा, इनको भी मैं आगे डिफाइड करूंगा कि वाई ईयू की सबसे स्ट्रिंजेंट है, सबसे लोअर लिमिट्स ईयू की हैं पेस्टिसाइड के लिए, सबसे सख्त वो है। तो हम उनके साथ कंपेयर करते हैं ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने आ सके। इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारा पीच जो है वो 70% एक्सीड कर रहा है, विच इज़ अ लॉट। और मैं वहाँ पे सेक्रेटरी साहब के कहने पे गया, वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दी, तो मैंने कहा जी कि आप टू 14 पेस्टिसाइड आप स्प्रे करते हैं। तो खान साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी स्वात में ना, तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम इतने नहीं करते, 12 पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, 12 स्प्रे करते हैं। तो 12 भी तो कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो जब इतना पेस्टिसाइड स्प्रे होगा तो इतना इशू एमआरएल का तो आएगा। राइस में हमने ये सैंपल किए थे तो 18% जो है उसमें हमें कंटेमिनेटेड मिले थे। इसी तरह ये वेजिटेबल्स और हनी में हमारी डिफरेंट पिक्चर है। अगर आप देखें जिस चिली के लिए आज हम बैठे हुए हैं तो हमारे 64% सैंपल उसके जो हैं वो कंटेमिनेटेड हैं, और ये डिफरेंट आगे पेस्टिसाइड रखे हुए हैं जिसकी वजह से ये हनी भी हमारा मोस्टली हम एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज को। पहले उनकी नहीं थी रिक्वायरमेंट, लेकिन अब उन्होंने रिक्वायरमेंट लिख दी रख दी है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू की वो भी टेस्टिंग के बाद जाता है। तो उसमें हमारे 15% सैंपल कंटेमिनेटेड हैं। तो ओवरऑल हमारे 15-20% सैंपल मोस्ट कमोडिटीज के हैं। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर आशिक साहब हमारे एक्स डायरेक्टर थे, उनकी वाटर बर्ड्स पे स्टडी थी, तो उन्होंने वाटर बर्ड्स को बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया कंटेमिनेशन के। तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगहों से, अलीजे लेक, तौसा बराज और कराची हार्बर से उन्होंने इसको एज ए इंडिकेटर लिया। अब आपको एक तो उन्होंने कीचड़ के सैंपल लिए सेडिमेंट के, दूसरा प्रे के छोटी मछलियों के, और तीसरा फिर एग्स के, जो परिंदे छोटी मछलियों को खाते हैं उनके एग के सैंपल है। अब ये आपको सारे एक जैसे नजर आ रहे होंगे शायद, लेकिन अगर आप वाई एक्सिस देखें तो सेडिमेंट का वाई एक्सिस टेंस में है, मतलब मैक्सिमम 20 है, और प्रे का 600 तक हंड्रेड्स में है, और जिस वक्त आप देखें कि एग्स का तो वो 15,000 तक है। तो पहले पेस्टिसाइड फूड वेब में या फूड चेन में क्या होता है कि ये चूंकि लिपोफिलिक होते हैं, जितने भी चर्बी है जिस तरह फैट्स हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं, तो ये ग्रेजुअली एक्युमुलेट होते रहते हैं। तो अगर उसकी पानी से ये इस वक्त सेटल होते हैं तो सेडिमेंट में चले जाते हैं। सेडिमेंट से जब छोटी मछलियां इनको खाती हैं तो उनमें ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैग्नीफाई होते हैं, या टेंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई होते हैं, 30 टाइम। और उधर से जब ये परिंदों में जाते हैं तो और ज्यादा मैग्नीफाई होते हैं, जिसकी यहाँ पे नहीं है। और परिंदों के अंडों में ये 15,000 टाइम फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ टाइम मैग्नीफाई हो गए। अच्छा, ये जो बायो कंसंट्रेशन का फिनोमेना है, अब इसमें क्या है कि डीडीटी इज नोन टू कॉज एग शेल थिनिंग। डीडीटी से क्या होता है कि जो अंडे का बाहर शेल होता है वो थिन होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, और बिफोर के उससे बच्चा निकले वो पहले ही जो है वो टूट जाएगा। और क्या है कि आगे परिंदों के बच्चे कम होते जाएंगे, जिस तरह बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट से एक्सटिंक्शन हो रही है। इसके लिए एक और बहुत बड़ी जो खबर थी वो हनी का है। तो एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि सबसे पहले जो दुनिया में नेमत उठाई जाएगी वो हनी है। तो अभी हनी बी की कॉलोनी कुछ अर्सा पहले, मतलब ये 2010-12 से ये इशू शुरू है कि पूरी दुनिया में हनी बी कॉलोनी क्लैप्स हो रही हैं। और इसका कल्प्रिट जो है वो कह रहे हैं कि ये नियोनिकोटिनाइड्स पेस्टिसाइड हैं, और इवन जर्मनी वगैरह ने बहुत सारे पेस्टिसाइड नियोनिक्स पे पाबंदी भी लगाई है। इसी तरह पायरीथ्राइड्स को भी कहते हैं कि उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है। तो ओवरऑल ये एक है। और इसी तरह बम्बल बीज पे भी है, ऊपर बम्बल बी की फोटो बनी हुई है। अगर ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये खत्म हो गए तो ज़ाहिर है हमारी क्रॉप्स का क्या बनेगा। तो ये एक और इश्यू है। तो एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं हमें ये चीज़ें। ये स्लाइड जो मोस्टली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वो बेहतर जानते हैं। अगर आप पहली फिगर में देखें तो जिसका आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो रेड वाली रेजिस्टेंट है, बाकी ससेप्टेबल है। तो ससेप्टेबल किल होती हैं, और क्या है कि सिर्फ रेजिस्टेंस सर्वाइव करेगी, फिर आगे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती जाएगी, और ग्रेजुअली क्या है कि लेटर जनरेशन में रेजिस्टेंस जो भी इंसेक्ट है वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो जिस वक्त वो डोमिनेंट हो जाएगा तो आपकी उनका वो वाला पेस्टिसाइड असर ही नहीं करेगा जो आप स्प्रे कर रहे हैं।
अब एक और इशू ये है कि जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पेस्टिसाइड के स्प्रे करने से वो ज़्यादा इजीली किल हो जाते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि अगर पेस्ट ख़त्म भी हो गया हो तो वो क्या कर जाता है, वो रिसर्जेंस हो जाती है उसकी, वो दोबारा आ जाता है और इशू वहीं का वहीं रहता है। अच्छा, अब ये है कि ह्यूमन हेल्थ को क्या रिस्क है, जो तो एक एक तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि कौन से एक्सपोजर रूट कौन से हैं, किन चीज़ों के तहत हम एक्सपोज होते हैं इनके। तो एक तो ये है कि ऑरल इंजेक्शन है, जिस तरह कोई स्प्रे कर रहा है तो वो अपने हाथों को नहीं धोता और ऐसा सच खाना खाना शुरू कर देता है, इसी तरह आप फ्रूट को अच्छी तरह धो के नहीं खाते, तो ये ऑरल इंजेक्शन के जरिए। इसी तरह डर्मल कंटैक्ट है कि अगर पेस्टिसाइड आपने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए और उसको मिक्स कर रहे हैं या लगा रहे हैं या, तो आप उसके थ्रू एक्सपोज हो जाएंगे इसके आगे। और तीसरा इनहेलेशन है कि जिस वक्त आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू ये पेस्टिसाइड जिस वक्त आप स्प्रे कर रहे होते हैं, तो अगर नोजल का इस्तेमाल हो जो आगे उसका होता है सुराख, तो वो उससे ज्यादा मिस्ट बनती है और वो इजीली आपको जो है ना जो भी फार्मर स्प्रे कर रहा हो उसको एक्सपोज कर देती है। अब दो किस्म के हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, एक तो जो है वो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, जब आप हाई कंसंट्रेशन के आगे एक्सपोज हों तो वो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स कराते हैं। जिस वक्त कोई भी, ये मोस्टली जो वर्कर्स हैं उनके वो सोच सकता है कि वो जिस वक्त बहुत ही हाई या किसी जगह पे पेस्टिसाइड आपके घर में स्प्रे बहुत हैवी डोज हो गई और आप अचानक आप सेंसिटिव हैं और आप अचानक एक्सपोज हो जाए, उन दो केसेस में उन और भी केसेस में हो सकता है यार, जहाँ पे भी आप हाई कंसंट्रेशन के आगे एक्सपोज हो तो इमीडिएट इफेक्ट उससे क्या है, सर चकराता है, जो है वो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, आंखें जो हैं वो इस तरह चुनी मुनी सी हो जाती हैं और उनसे पानी बहना शुरू हो जाता है, राल टपकना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव सल्वेशन इसका है, निमोनिया हो सकता है। बेसिकली अगर आप इसकी सिम्टम देखें तो हर वो सिम्टम है जो कि कोरोना की है और हर वो सिम्टम है जो हार्ट डिजीज की है, तो आप इसको किसी भी चीज के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव सल्वेशन हो रही है, बहुत ज्यादा राल टपक रही हो, आंखों से पानी बह रहा हो, ट्रिमर्स आए क्योंकि जो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं उनके साथ जो है वो झटके लगे, मूवमेंट शेकी हो जाए, मसल्स को प्रॉब्लम हो, तो जनरली वो कंसिडर किया जाता है कि ये पेस्टिसाइड की स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सारी सिम्टम्स में से कोई भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े पेस्टिसाइड के आगे लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज होते रहे, जिस तरह कुछ इधर से हो गए, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें कंज्यूम करने से हो गए, तो क्या है कि इनकी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, क्रोनिक इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह ये है कि ये कैंसर काज कर सकते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट मींस बर्थ डिफेक्ट, जिस तरह बर्थ में बच्चे का कोई एक आधा फालतू हो गया या इस तरह की हम चीज़ें, कोई भी खैर म्यूटेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी हो, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं इसको कह रहा हूँ, बर्थ डिफेक्ट्स काज हो सकते हैं। अच्छा, ये एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ये डिस्रप्ट करते हैं, तो इनकी इस वजह से जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें स्टडी किया गया है कि जो मेल्स हैं उनमें फीमेल्स करेक्टर आ जाते हैं और फीमेल्स में मेल करेक्टर्स आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो कि फर्टिलिटी है उसको, ह्यूमन फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, इससे इवन स्टिल बर्थ्स हो सकती हैं। और जो डिजीजेज हैं अल्जाइमर और पार्किंसन वगैरह, उनके साथ भी, रिसेंट डिजीज के साथ भी इन्हें रिलेट किया जाता है। अच्छा, अब चूंकि ये मैंने इसलिए इसका टाइटल रखा है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ सकता था क्योंकि हम प्योरली यार ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन ट्रेड क्या है। तो सबसे पहले मैं एमआरएल जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करना चाहूंगा कि एमआरएल वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू है जो कि मैक्सिमम किसी भी जगह पे आ सकता है, या उस वो बर्दाश्त किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है किसी भी फूड में या फीड में, जब आप पेस्टिसाइड गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के मुताबिक इस्तेमाल करें, गैप के तहत इस्तेमाल करें। गैप मीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप लोग एग्रीकल्चर वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन उसमें आप रिकमेंडेड डोज, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ और उसका पीएचआई, हर चीज़ आप रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, उससे ऊपर ना हो तो जो मैक्सिमम रेजिड्यू आ सकता है, इसको एमआरएल मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट और इंपोर्ट टॉलरेंस यूएसए में से कहा जाता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि वो
इम्पोर्टेबल कमोडिटीज में टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो तो ये ट्रेड के हवाले से खतरनाक है और वो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप इमेजिन करें कि यहाँ से कोई कंसाइनमेंट गई है किसी भी यूरोपियन यूनियन में और वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर है वो जो शिप है वो वापस नहीं आएगा, पेट्रोल कॉस्ट इतनी होगी, तो वो वहीं पे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। और अगर हमारी एक कंसाइनमेंट ईयू में फॉर एग्जांपल ये है कि 3 डिफरेंट कंट्री से रिजेक्ट होती है तो उस पर परमानेंट बैन लग सकता है, तो ये एक और इशू हो जाता है और बैन को उठाते हुए अरसा लगता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इनको चेक करके भेजा जाए। ये हमारी एक्सपोर्ट की रिजेक्शंस की एक स्लाइड है मुख्तलिफ जगहों से। ये हमने खुद से इकट्ठा की है यूएसएफडीए की और आरएसएफ की वेबसाइट से ना। तो अगर आप इसमें देखें तो 2011 से ईयर वाइज मैंने दिया है 2023 तक, लास्ट मंथ तक के कितनी रिजेक्शन हुई हैं। तो यूएसए से हमारी 130 कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हुई हैं और ईयू से 65। और इसमें क्या है, राइस हैं, डेट्स हैं, चिली है, मैंगोज हैं और रेजन्स हैं। ये डिफरेंट जो है ना, इवन ओकरा और एप्रिकॉट भी रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन मोस्टली हालांकि एप्रिकॉट पे नॉर्दर्न एरियाज में वो कहते हैं हम सप्लाई नहीं करते, लेकिन उसके भी इश्यूज आ गए होते हैं कि साथ वाले से ड्रिफ्ट से आ गया, कोई और हो गया, हो सकता है कि अभी हो है, कुछ भी हो सकता है, कोई और ट्रीटमेंट की हो, आई डोंट नो। तो ये डिफरेंट पेस्टिसाइड जो डिटेक्ट हुए हैं वो भी मैंने नीचे लिखे। अच्छा, अब इससे एक ये आता है कि ईयू से कम हुई हैं, जबकि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईयू की लिमिट्स ज्यादा सख्त हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, लोअर हैं। उन्होंने क्या किया है कि मोस्टली पेस्टिसाइड की उन्होंने लिमिट ऑफ डिटेक्शन पे रख दिया कि जहां तक आप डिटेक्ट कर सकते हैं बस उससे नीचे होनी चाहिए। तो वो एक और इशू है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से कम रिजेक्ट हुए हैं, ये इसलिए है कि हमारा ईयू के साथ रेट कम है तो वो इतनी हुई है। हमारी चीजें गई कम है तो जरा उसमें से कम रिजेक्ट हुई है। लेकिन ये एक्चुअल फिगर ये हमने खुद से, मैंने बताया कि 2 वेबसाइट से कलेक्ट की है। एक्चुअली फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं जो दूसरी कंट्री से रिजेक्ट हैं, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। लास्ट टाइम भी सर मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं जब सब अगर मिनिस्ट्री से, आप चूंकि उस मिनिस्ट्री में हैं, आप, मुझे पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर हमें मिले तो हम उन पेस्टिसाइड के लिए डेटा मिल जाए तो हम उन पेस्टिसाइड्स के लिए मजीद मेथड डेवलप कर सकते हैं जिनकी बेस पे ज़्यादा रिजेक्शन हो रही हैं। इट वुड बी सो नाइस। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली चिलीज पे आ जाते हैं। ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप है। 85% सिंध में प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान का ग्लोबल चिली प्रोडक्शन में 4 to 5% शेयर है। पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है और 6th अमंग रेड चिली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आता है। हमारी जो लौंगी या डंडीकट वैरायटी वो बहुत फेमस है और वही एक्सपोर्ट होती है। तो अब चूंकि हमारा मोस्टली फार्मर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो पेस्टिसाइड्स को जिस तरह इनडिस्क्रिमिनेटली स्प्रे करता है और जो प्रॉपर पीएचआईज हैं उनको फॉलो नहीं करता। तो जितनी भी मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज ने, जिस तरह ईयू हो गया, यूएसएफडीए हो गया, कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन जो कि तमाम जनरली दूसरे मुल्कों के लिए है, उन सब की वो जो है, जो उन्होंने एमआरआर रखी हुई हैं वो उनको एक्सीड कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कंसाइनमेंट्स वो कंप्लाई नहीं कर पाती और वो कन्फिस्केट, वो पकड़ ली जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में और मुल्क को इकोनॉमिक लॉस होता है। हमने देखा कि 2014 से 2019 के दरमियान 7 कंसाइनमेंट्स जो चिली की हैं वो यूएस और ईयू ने रिजेक्ट की हैं। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब ISO 17025 एक्रीडेटेड लैब है। मींस के हमने हमारे रिजल्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की ISO 17043 या 34 जो एक्रीडेटेड लैब्स हैं उनसे हमने सैंपल मंगवा के हमने उनके साथ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की हुई है और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो विद इन लिमिट है। और इस बेस पे और दूसरी हमारी डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों के बेस पे हमारी लैब एक्रेडिटेड है और उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड एक्सेप्टेबल है। तो हमने क्या किया कि हमने 43 GC एमिनेबल कंपाउंड्स को GCMS पे, GCMS ट्रिपल क्वाड पे, ये जो इस साइड पे इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, और 39 जो है LCMS एमिनेबल कंपाउंड को किया है। अच्छा, पेस्टिसाइड में जो जनरली जीसी में वो पेस्टिसाइड यूज होते हैं जो कि इजीली एवापरेट हो सके और वो एनालाइज होते हैं, जो मोस्टली इंसेक्टिसाइड या इस तरह के हैं। जो नई केमिस्ट्री और अरबीसाइड्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, तो उन के लिए LCMS यूज किया जाता है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए, हर पेस्टिसाइड का हर मैट्रिक्स में करने के लिए डिफरेंट एक मेथड चाहिए होता है।
तो हमने उसको में जो है एनालाइज किया है इनको। तो सिर्फ हमने 22 सैंपल लिए हैं। आप कहेंगे 22 सैंपल पे इतना बड़ा कंक्लूजन, लेकिन पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस एक बहुत ही कॉस्टली फील्ड है। हमारी इस वक्त जो अपनी कॉस्ट आ रही है वो 1,20,30,000 के राउंड अबाउट आ रही है, सैंपल की, फर्स्ट सैंपल की जो कॉस्ट है हमारी। तो इसमें ये है कि हम और अगर 20-30 सैंपल आप कर लें तो ये आपका एक जो फॉर एग्जाम्पल एकेडमिकली बात करें तो एक अच्छा आर्टिकल होता है। इसके बाद भी खैर हमने एक और भी स्टडी की है, लेकिन वो चूंकि मॉनिटरिंग की ओवरऑल नहीं थी, वो हमने बायोपेस्टिसाइड को रिप्लेस किया है। तो उसके पेस्टिसाइड के थ्रू, तो वो इसलिए मैंने शेयर नहीं की, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस किया किस तरह जाता है। हम सिंपली एक सैंपल लेते हैं, फिर उसकी क्या है कि होमोजेनाइजेशन करते हैं उसमें, मगर ड्राई आइस के साथ करते हैं ताकि लो टेम्परेचर पे चीज़ें आपकी डिग्रेड ना हो, और जो पेस्टिसाइड है वो डिग्रेड ना हो। उनको मुख्तलिफ उसमें सॉल्वेंट्स डाल के, मुख्तलिफ केमिकल डाल के पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्लीन अप का होता है, जिसमें डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स डालते हैं जो कि कंटेमिनेंट्स को कैचअप कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे कंसंट्रेट करते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो पीछे भी दिखाए यहाँ पे, ये लोग काम भी कर रहे हैं। दरमियान वाली पिक्चर में आपको वो नजर आ रहा होगा। तो हम इसको फिर चेक करते हैं, ये पार्ट पर बिलियन लेवल तक, बल्कि इवन उससे भी हम उस लेवल पे हम उसको चेक करते हैं। और पार्ट पर बिलियन का एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप ऑफ इंक और हमने वो करना हो, तो वो पार्ट पर बिलियन लेवल पे है। तो उसको प्रूव फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव्स को चेक करना एक और इश्यू होता है। बहरहाल हम उस पे टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जा रहे। तो हमारे पास इस तरह की पीक्स आती हैं या इवन आयंस की वो आती हैं, बाद आती हैं, तो हम उससे फिर क्या है कि डेटा एनालिसिस करके हम रिपोर्ट या जो भी रिसर्च आर्टिकल है वो जनरेट कर लेते हैं कि ये। अच्छा, अब सिंपल एक्सट्रैक्शन क्लीन अप के लिए ये मैंने इसमें कैचर्स किट होती हैं। क्या कैचर स्टैंड्स फॉर क्विक, इजी, रग्ड एटसेट्रा। उसमें है कि ये इजी मेथड है। पहले पुराने दौर में बड़े लंबे चौड़े मेथड होते थे, आज के ये इजी हो गया है। तो इसमें हम जो है इस केस में हमने डिफरेंट कमोडिटीज के लिए डिफरेंट लेते हैं। इस केस में हमने 10 ग्राम सैंपल लिया, उसमें 10 ml एसीटोनाइट्राइल है जो सॉल्वेंट डाला एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और स्ट्रेट बफर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, बफर मेथड यूज किया है। इससे हमने फिर इसकी ऊपर ऑर्गेनिक लेयर लेके 6 ml, तो उसको आगे क्लीन अप के लिए हमने उसको जो है वो PSA, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी मेन होती है, GCB और मैग्नीशियम सल्फेट उसकी मेथड वो यूज़ किया है। और फिर उसको जो भी आया एक्सट्रैक्ट, उसको इनको वोर्टेक्स एंड सेंट्रीफ्यूज दोनों केसेस में करते हैं ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए, और जो चीज़ जिसमें एडजॉर्ब होनी है या पार्टीशन होनी है वो उसमें हो जाए। और उसके बाद उसे क्लीन अप करके फिल्टर से हम इस छोटी सी ये जो वायल दी हुई है इस पे ले आते हैं, और फिर इसको आगे एनालाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे, और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये सिर्फ टेक्निकलिटी के लिए कि पीछे बैक स्टेज पे क्या हो रहा है, ये स्लाइड से आपकी। अच्छा, सॉरी स्लाइड में थोड़ी सी होगी, मेरा था कि एक एक करके चीजें डालूंगा, लेकिन ये सारी चीजें इकट्ठी आ गई। चलिए, अच्छा, ये डिफरेंट पेस्टिसाइड्स थे जो हमें डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें अजॉक्सिस्ट्रोबिन है, बाइफेंथ्रीन है, क्लोरफेनेम्पैर है, और दूसरे पेस्टिसाइड हैं, ये हमारे डिटेक्ट हुए हैं। अब जो जिस रेंज में ये डिटेक्ट हुए हैं मिलीग्राम पर केजी में, वो हमने इनके आगे हर एक की कि कितने से कितनी रेंज में कम से कम कितना डिटेक्ट हुआ है और ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखें, बाइफेंथ्रीन फॉर एग्जांपल 7.9 to 7 इज क्वाइट हाई मिलीग्राम पर केजी, तो ये सबसे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन आई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने इसमें किया है कि आगे लिखा है कि EU की MRL क्या है। अब देखें, हर एक की MRL डिफरेंट है, वो अगली स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि EU की MRL फ्रेश चिलीज के लिए 3 है, और जो कोडेक्स की है वो 30 है। आगे इसमें मजीद क्लियरिफाई होगा। तो अब कौन सी किसके लिए सैंपल कंप्लाइंट है और कौन सा किसके लिए नॉन कंप्लाइंट है। अब अगर हम सबसे पहले इसमें देखें तो वो दिए हुए हैं। तो हमें इसमें DDT और DDD मिले हैं जो कि बैंड पेस्टिसाइड है। अब एज पर लॉ बैंड पेस्टिसाइड का ट्रेसेस भी मिल जाए तो वो असूली तौर पे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती। ये लिमिट फॉर एग्जांपल EU ने सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि जो एनवायरमेंटल सोर्सेज है, क्योंकि ये बहुत ही परसिस्टेंट है, सदियों से, मतलब ये कई साल तक ये रहते हैं, तो वहां से ये आ रहे होते हैं, तो उसके लिए ये सिर्फ लिमिट रखी हुई है। लेकिन ये देखें कि ये उसके लिए है। अब अगर हम इसके साथ दूसरा देखें तो ये बाइफेंथ्रीन और ट्राइएज़ोफास दोनों जो हैं ये EU के लिए भी नॉन कंप्लायंट हैं और कोडेक्स के लिए भी नॉन कंप्लायंट हैं। दोनों से हमारे सैंपल्स रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये जो दूसरे पेस्टिसाइड हैं, जैसे क्लोरपिरिफास हो गया, एथियान हो गया, प्रोफेनफास हो गया,
ये जो है ये वो ईयू के लिए, चूंकि ईयू के स्टैंडर्ड ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं तो ये नॉन कंप्लायंट है। अच्छा, ये हमने डिफरेंट एमआरएल्स का कंपैरिजन दिया है, सिर्फ कोडेक्स का और ईयू का, के दो हर कंट्री के अपने हैं। तो अगर सबका हो जाएगा तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। और नॉट फाउंड मतलब यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो उसके लिए मोस्टली लिमिट ऑफ डिटेक्शन आजकल यूज की जाती है कि 0.01 बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि इवन कोडेक्स के स्टैंडर्ड फ्रेश चिलीज के लिए हो रहे हैं, ड्राइड के लिए हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइड में क्या है कि वाटर वेपरेट हो जाता है तो कंसंट्रेट हो जाता है पेस्टिसाइड भी, तो ड्राइड के लिए इसलिए लिमिट्स जो हैं वो तकरीबन आप देखें तो 10 टाइम्स तक जो है वो हायर होती हैं। तो हर एक के लिए डॉक्सीस्ट्रोबिन का फॉर एग्जांपल फ्रेश चिली के लिए 3 मिलीग्राम पर केजी है, तो ड्राइड के लिए 30 तक वो टॉलरेट करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेश में ही कंपेयर करें तो अगरचे कुछ सेम है, जिस तरह जैसे ईयू और मैं सैक की सेम है, लेकिन अगर आप देखें प्रोफेनोफास ईयू ने बहुत लोअर लिमिट 0.01 लिमिट ऑफ डिटेक्शन पे रखा हुआ है, जबकि जो फ्रेश जो कोडेक्स की लिमिट है वो 3 है, तो कोडेक्स ज्यादा बिहेव करता है। ये असल में हर कंट्री ने अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक जो वो खुद पेस्टिसाइड करते हैं उनकी जो है वो हायर होती हैं लिमिट, और जो कि नहीं करते उनके लिए उन्होंने वो स्ट्रिक्ट रखा है कि हमारे लोग जो इधर से एक्सपोज ना हो, तो उसके लिए वो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब अगर ये भी दूसरी भी देखें तो इसको अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर करें तो ये सारी भी इन दोनों की आपस में, ये जो बाइफेंथ्रिन डीडीटी मेटल एक्सेल और टेबुकोनाजोल के लिए भी ये लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स है, एक्सपोर्टर के लिए भी मसला हो गया कि उसे पहले अपनी टारगेट मार्केट देखनी है, उसके लिए एमआरएल देखनी है और फिर उसके मुताबिक करना है। तो आपने मतलब शुरू से अपने फार्मर को या जहाँ से भी आप सैंपल ले रहे हैं, अपने पॉकेट से आइडेंटिफाई करनी है जो उन पेस्टिसाइड्स को ना यूज कर रहे हूँ या विद इन लिमिट्स यूज कर रहे हूँ, तो फिर आपने उनको करना है। या एग्जैक्टली गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज अल्टीमेट सोल्यूशन। अच्छा, ये डिफरेंट पेस्टिसाइड जो डिटेक्ट हुए और उनकी फ्रिक्वेंसी है, तो अगर आप देखें कि कितने सैंपल में डिटेक्ट हुए हैं, तो प्रोफेनोफास अब 7 सैंपल्स में हमें मिला है। इसी तरह अगर आप देखें तो क्लोरपिरिफास और प्रोफेनोफास सॉरी एथियन जो है वो 4-4 सैंपल्स में मिले हैं। बाइफेंथ्रिन और प्रोफेनोफास 3-3 सैंपल्स में मिले हैं। तो एक में जिस वक्त देखें कि ये प्रोफेनोफास फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है, हर बंदा यूज कर रहा है और इसी वजह से उसका प्रॉब्लम है। खैर ओवरऑल हमने जो मैं सैंपल टेस्ट किए हैं उनमें से जो 77% थे वो कंटेमिनेटेड थे, और सिर्फ उनमें से 64% नॉन कंप्लायंट थे। तो अगर आप देखें तो ये बहुत आई है। आधी से इसका मतलब है कि अगर हम चिली भेजें तो हमारी आधी से ज्यादा कंसाइनमेंट्स तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी। अगरचे सैंपल साइज स्मॉल है, लेकिन फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब हमने इसमें से थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि कुछ सैंपल हमने सिंध से लिए थे, तो और मोस्टली वहाँ से हमारी प्रोडक्शन होती है, तो हमने देखा कि कौन से जो हैं वो पेस्टिसाइड रिकमेंडेड हैं और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमें तो डीडीटी और जो इसका मेटाबोलाइट है डीडीडी वो मिला, तो बैंड पेस्टिसाइड कुछ लोग कहते हैं जी अब कैसे आ रहे हैं, तो एक तो एनवायरमेंटल सोर्स हो सकता है, दूसरा रिपोर्ट्स ये हैं कि स्मगलिंग होती है, क्योंकि ईरान और इंडिया अभी तक कर रहे हैं, तो हमारे पोरस बॉर्डर्स की वजह से ये इशू आता है। और इवन हम हमारे कुछ अदारे भी अभी तक यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। और वैसे भी दुनिया भर में भी मलेरिया के लिए तो कम अज कम अलाउड है अफ्रीकन कंट्रीज में इसकी प्रोडक्शन। तो क्रॉस बॉर्डर में जिस तरह है कि वो चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, फिर तो हम अगर देखें तो ये दूसरे इसके अलावा जो सॉरी पेस्टिसाइड्स हैं, जिस तरह बाइफेंथ्रिन हो गया, ये सारे नॉन रिकमेंडेड हैं। चिली के लिए ये रिकमेंडेड में उधर नहीं लिखे हुए, सिर्फ चंद देखे हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। तो ये सारे नॉन रिकमेंडेड के लिए देखें, जिस वक्त कोई भी चीज़ हम स्प्रे करते हैं कि वो किसी और के लिए रिकमेंडेड है और उसमें स्प्रे करेंगे तो वो स्ट्रेट अवे वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप बाहर भेजेंगे तो नॉन रिकमेंडेड तो स्प्रे नहीं करना चाहिए। जिस फसल के लिए लिखा हुआ है आगे मैं आपको बताऊंगा लेबल का कि उस पर मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो PHI या प्री हार्वेस्ट इंटरवल, ये वो मिनिमम टाइम है जो आपको देना पड़ता है जब आप आखिरी उस पे पेस्टिसाइड स्प्रे करें, उसके बाद फसल काटने तक, हार्वेस्ट करने तक, बर्दाश्त करने तक। ठीक है, तो एक मिनिमम अमाउंट है। अगर आप उससे पहले काटेंगे तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू हाई आएगा और वो आपकी हेल्थ के लिए भी एक्सेप्टेबल, डेली इनटेक से भी ज्यादा हो सकता है, और वो एमआरएल को भी एक्सीड कर सकता है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं आप कर सकते दोनों सूरतों में।
वो सही नहीं है। जिस तरह हम अक्सर प्रैक्टिस करते हैं कि फसलों में जाके स्प्रे हुआ है और खा लेते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। ये पेस्टिसाइड और क्रॉप स्पेसिफिक होता है। हर पेस्टिसाइड का एक अपना एक क्रॉप के लिए, हर पेस्टिसाइड और क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक उसका इंटरवल है। कुछ का 1 दिन भी हो सकता है और ये इवन 30-35 दिन भी हो सकता है, और हर पेस्टिसाइड के लेबल पे ये लिखा होता है। आगे लेबल भी हम चेक करेंगे। तो ये जो कुछ पेस्टिसाइड हमारे पास आए हैं तो हमने उनके इस वक्त चेक किए हैं। तो आप देखें कि पीएच एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन का फॉर एग्जांपल चिली में 7 दिन है, क्लोरफेनेपर का 5 दिन है, और मेटल एक्सेल का 7 है, और प्रोफेनोफॉस का 7 है। इमीडा का ये है कि अगर आप सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसका पीएचआई 21 डेज है, और अगर फोलियर है तो 0 डेज। वाइट इज सो वाइट, हर एक का डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब ये एक पेस्टिसाइड का लेबल है। अगर आप इस में ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए क्योराक्रॉन जो है, आप अगर इसको देखें तो सबसे पहले जिस वक्त आप लेबल लेते हैं तो आप उसका ज़ाहिर नाम जो जेनेरिक नेम होता है वो आप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में क्योराक्रॉन है। अब मैं एक और चीज़ इसमें है कि ये देखें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये कीड़े मार ज़ाहिर है। आप इसे फॉर एग्जांपल वीड्स के लिए या इन चीज़ों के लिए, हमारा फार्मर चूंकि पड़ा है तो बेचने के लिए हमने मोस्टली जब भी सर्वे पे गए, और एक आध और भी सर्वे मैंने देखा है, हमारे एक और इधर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस दिन उनकी मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो सारे वो ये कहते हैं कि जो कुछ वो कहता है तो उनको बाज़ औक़ात वो गलत दे देता है, तो वो उसको भी लगा सकते हैं। फिर ये ज़रूरी इस्तेमाल के लिए, आप इसे फॉर एग्जांपल घर में किसी भी मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है ये फॉर्मुलेशन टाइप एमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट लिखा हुआ है। ये डिफरेंट टाइप की होती है, मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया क्योंकि शायद एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेनोफॉस इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि असल चीज़ है जो कि इनको किल करती है। बाकी इसके अलावा भी अज्जा होते हैं, दीगर अज्जा जिस तरह 6% लिखे हैं, उन पे भी एक इशू है कि वो कितने सेफ होते हैं। लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे, हम एक्टिव इंग्रेडिएंट पे अपना फोकस करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये क्लियर कट लिखा होता है कि किन फसलों के लिए ये स्प्रे हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्योराक्रान कपास, मिर्चियों और प्याज के लिए। याद रखें किसी और वेजिटेबल के लिए फॉर एग्जांपल या किसी और फ्रूट के लिए आप नहीं कर सकते। इसी तरह हर एक के लिए कि फॉर एग्जांपल मिर्चियों में ये सिर्फ बड माइट पे स्प्रे होगा, ठीक है। जिसके लिए रिकमेंडेड है सिर्फ आपने उस इंसेक्ट के लिए या पेस्ट के लिए करना है। अब आगे ये रिकमेंडेड डोज लिखी हुई है, मिकदार ज़ेर मिलीलीटर फी एकड़ के। फी एकड़ में आपने इसका सिर्फ मिर्चियों में 500 से 750 करना है। देखिए कपास पे ये 1000 तक है फॉर एग्जांपल, ऊपर यहाँ पे 800 से 1000 तक लिखा हुआ है। अगर आप ये कर देंगे मिर्चियों पे तो रेजिड्यू का इशू डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड डोजेज से ज्यादा करने से कभी भी कीड़े ज्यादा नहीं मरते, उतने ही मरेंगे जितने रिकमेंडेड डोज पे मरेंगे, सिर्फ रेजिड्यू का इशू आ जाएगा। और ये आगे स्प्रे और चुनाई का दरमियानी वक्फा पीएचआई दिया हुआ है। अब कपास के लिए ये 28 दिन है, लेकिन मिर्ची और प्याज पे सिर्फ 7 दिन है। तो आपने उस जो भी मिर्च के लिए आपने 7 दिन फॉलो करना है, उसके बाद ये रेजिड्यू लेवल लोअर आ जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी, ये पूरे का पूरा एक सॉर्ट ऑफ बाइबल इसको ट्रीट करना चाहिए। अगर आप इसमें देखें तो इसमें इंतबा यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेबल को जरूर पढ़ें। अगर खुदा ना खास्ता कोई इसको पी ले तो इसका क्या है कि एट्रोपिन इसका जो है वो त्रियाक है, और वो इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह ये नीचे दिए हुए हैं कि ये कितना खतरनाक जहर है, दरमियाना खतरनाक है, इसको आग लग सकती है कि नहीं, खतरा कितना है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि ज़हरपाशी के बाद फसल खुश्क होने तक खेत में हरगिज़ ना दाखिल हों। अच्छा, ये एक और री एंट्री इंटरवल इसे कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग तो फौरन उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन ये है कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक आप पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद उस खेत में ना खुद एंटर होना चाहिए, ना जानवरों को एंटर होने देना चाहिए। अच्छा, ये और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स छोटे-छोटे दिए हुए हैं जो कि आगे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या करना है। अच्छा, एक और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि पानी की पीएच हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो बेसिक पीएच पे पानी है। तो इसकी पीएच 7 कर लें, क्योंकि बेसिक पीएच पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डिग्रेड हो जाते हैं। तो अगर वो उसके लिए पीएच स्ट्रिप्स मिलती हैं और फार्मर उसको थोड़ा कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अ, अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे एंड पे रिकमेंडेशन पे कि क्या रिकमेंडेशन हम आपको दे सकते हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि अब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑब्जर्व किए जाए। ये कंप्रिहेंसिव है, जो कुछ मैं नीचे कहूँगा वो इसी के अंडर आता है। तो अगर हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें तो ये पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का इशू रिजॉल्व हो सकता है।
नेक्स्ट ये है कि सिर्फ रिकमेंडेड पेस्टिसाइड उस क्रॉप के लिए, जिस तरह अगर लेबल में लिखा हुआ है कि ये इस क्रॉप के लिए होंगे, चिली के लिए होंगे, तो वो करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। अगर उसमें किसी और वेजिटेबल के लिए लिखा हुआ है तो चिली के लिए ना करें। कोई और इंसेक्ट के लिए लिखा हुआ है और आप कोई और इंसेक्ट कर रहे हैं तो बेशक वो उसको किल कर सके, आपने नहीं करना, क्योंकि उसके लिए उनकी जो इम्पोर्टिंग कंट्री ने टॉलरेंस 0 रखी होगी, तो आपकी चीज़ें स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट के रिलीजियसली फॉलो करें पेस्टिसाइड लेबल को, जो कुछ लिखा हुआ है बस उसको अंधाधुंध जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली है, उसको वो फॉलो करें। रिकमेंडेड डोजेज, हायर डोजेज से मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़्यादा नहीं मरेंगे, लेकिन अगर आप डोजेज कम रखेंगे तो उसका भी नुकसान ये है कि ग्रेजुअली पेस्ट रेजिस्टेंस पैदा होती रहती है। सिर्फ रिकमेंडेड डोजेज जो लिखा हुआ है एज पर डोजेज एग्जैक्टली उसको करें। कभी भी क्रॉप को पीएचआई से पहले ना उसको हार्वेस्ट करें। अभी ये फार्मर्स में आ रहा है, हम रीप के 1-2 सेमिनार्स में भी गए, वो भी उनको मतलब एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी अपनी से कोशिश की है कि अभी पीएचआई का कंसेप्ट आ रहा है, इससे पहले हमारे फार्मर को कंसेप्ट नहीं था, तो पीएचआई मस्ट है। जितना पहले दिन आप पेस्टिसाइड चेक करेंगे, हमारे पास एक हमारी टोमेटो की स्टडी है, उसमें हमने जब फार्मर फील्ड से सैंपल किए तो उनमें से जो थे वो कंटेमिनेशन बहुत आई थी, और उनमें 5% जो थे वो एमआरएल्स को एक्सीड कर रहे थे। लेकिन जब हमने मार्केट सैंपल्स किए तो उसमें कंटेमिनेशन बहुत लो हो गई, और जो कोई भी सैंपल एमआरएल को एक्सीड नहीं कर रहा था। तो ये 1-2 दिन से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, फिर जब क्रॉप बिल्कुल फसल तैयार हो, फ्रूट तैयार हो, तो जो आखिरी आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसका मिनिमम पीएचआई हो, जिसका पीएचआई 1-2-3 दिन से ज्यादा ना हो, वरना आपकी क्रॉप ज़ाहिर है अगर उसका 30 डे वाला आप कर लेंगे तो फसल उधर ही खराब हो जाएगी। तो वो मिनिमम पीएचआई वाला होना चाहिए। अभी हम यूएसडी और कैबी के अमतावन से एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो यही कुंदरी वगैरह में हम उसको इसको प्रोफेनफास को हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जगह कोई नीम ऑयल लास्ट स्प्रे, पहला स्प्रे इसका कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में इसको करके अगर देखें तो क्या कम होते हैं या नहीं, वो हमारा आखिरी स्टेज पे है प्रोजेक्ट। तो उसके हमने उसमें पहले किया है कि कौन से पेस्टिसाइड हैं, उसकी पहले स्कैनिंग की, फिर उसके हमने डिग्रेडेशन स्टडीज की, और अभी हमने उसको रिप्लेस करना है, लास्ट फेज उसकी जा रही है। अच्छा, फिर हर पेस्टिसाइड की एक रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है, कोई भी पेस्टिसाइड आप 3-4 दफा से ज्यादा, मैक्सिमम 3 दफा से ज्यादा नहीं स्प्रे कर सकते एक ही पेस्टिसाइड। तो उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेटर होता रहेगा, और उसकी जो है वो जो एमआरएल्स को एक्सीड कर जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये भी होता है कि अगर आपका इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरी क्लास का उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करके देखें, या कोई बायो कंट्रोल मेजर या कोई और चीज करके देखें। एक ही ठीक है कि फ्रिक्वेंसी अगर पेस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आप उसे कर सकते हैं जितनी तक उसकी फ्रिक्वेंसी अलो करती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे उसको, और तो ग्रेजुअली उसी क्लास के भी करते रहेंगे तो ग्रेजुअली पेस्ट रेजिस्टेंस भी आती जाती है। तो रिकमेंडेशन ये है कि वो उसको चेंज करके करें क्लास को। अच्छा, फिर जिस तरह यहाँ पे बैन पेस्टिसाइड निकले, इसी तरह 1-2 और हमारी कम्युनिटीज में हमें बैन पेस्टिसाइड मिले हैं। लोग कहते हैं जी कैसे, जब इतना अरसा हो गया बैन हो गया, तो आई डोंट नो कैसे, लेकिन एक तो ये है कि इनकी परसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, अगर मैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को करूँ। दूसरा, हमारे पोरस बॉर्डर्स है, और हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ठीक नहीं है, तो ये उनसे आते हैं। अदरवाइज मतलब ये कभी भी डिटेक्ट ना हो, और ठीक ठाक कंसंट्रेशन में डिटेक्ट होते हैं, तो इसकी फॉल्स पॉजिटिव होने के भी चांसेस हम आपको एज एक्रीडेटेड लैब कह रहे हैं कि नहीं है, ये हैं हमारे एनवायरनमेंट। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि हम अपने फार्मर्स को कह सकते हैं कि वो इन्हें कंसिडर करें, जिनमें से एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है या लिमिट होती है कि और कभी भी ऐसे ही एक आध कोई गलती से भी भूला बसरा कीड़ा आ जाए तो वो उसको ना कर दें। ये एक रिकमेंडेड है, पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मैंने देखा है कि उनकी भी वेबसाइट पे भी पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 10% अगर आप इन्फेस्टेशन देखें फ्लावर इंसेक्ट के लिए तो तब करें। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए इमीडिएट भी है कि अगर आप उसकी अपीयरेंस देखें तो आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर लें, लेकिन कुछ का ये है कि इतने नंबर्स इतने लीव्स पे मिलें तो फिर आप स्प्रे करें। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को जब देखें कि अब ये कीड़ा नुकसान पहुंचाएगा तब स्प्रे करें, ऐसे ही नहीं कि आप स्टार्ट में ही कर दें। अच्छा, फिर अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको बफर जोन का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी क्रॉप के इर्द गिर्द, आप जो दूसरी इर्द गिर्द वाली क्रॉप्स में आप कर रहे हैं, या
कोई आपका नेबर कर रहा है, तो वहां से भी पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट के जरिए, नीचे ड्रिफ्ट भी लिखा हुआ है, जब हवा चलती है तो पेस्टिसाइड एक साइड से दूसरी साइड पे वो एक मूव हो सकता है, तो वहां से भी आपके खेत में आ सकता है। तो वो इवन अगर वो रिकमेंडेड नहीं है उस क्रॉप के लिए, तो उसकी ट्रेसेस भी मिल गई, तो उसके लिए इम्पोर्ट टॉलरेंस 0 हुई, तो डिटेक्ट हो गया, तो 0.01 से ऊपर आ गया तो आपकी कंसाइनमेंट रिजेक्ट है। तो प्रेफरेबली उसके लिए आप उसके लिए बफर जोन रखें 50 मीटर और सो, ताकि आपके क्रॉप तक कोई चीज ना आए। फिर बाद लोग इंटर क्रॉपिंग करते हैं कि जिस तरह आपने चिली लगाई हुई है तो साथ में कोई और फसल है, उस फसल पे जो स्प्रे होता है वहां से भी आ सकता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनिक रिजीम की तरफ, सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। कंट्रोल यूनियन वगैरह के भी एक आध वर्कशॉप में हमने लोग देखे हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ अर्से तक उस पर इवन सॉइल से भी आ सकता है, वाटर से भी आ सकता है, तो आपने वो उस पर कुछ अर्से से पहले तक कोई पेस्टिसाइड ना स्प्रे किया हो। सॉरी। तो आप जो है इंटरक्रॉपिंग का भी ख्याल रखें कि कौन सी क्रॉप्स आप लगा रहे हैं, और उसमें जो है आप कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। अगर आप उस पे स्प्रे कर रहे हैं तो फिर भी वहां से भी चिली से आ सकता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ड्रिफ्ट की बात कर चुके हैं कि जब हवा चलती है तो पेस्टिसाइड आपका जो है वो दूसरी फसलों पे जा सकता है, और इवन जहाँ पे आप स्प्रे करना चाहते हैं हो सकता है स्पेस पे ना जाए और साइडों पे चला जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे 5 to 15 या 5 to 18 जो है वो किलोमीटर पर आवर की रेंज है, उसके अंदर अंदर जब हो तो वो पेस्टिसाइड स्प्रे करें। बहुत हाई टेम्परेचर पे भी खैर नहीं करना चाहिए, वो एक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग की अलग गाइडलाइंस हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, वेस्ट डिस्पोजल आप हाईली रिकमेंडेड है कि बॉटल को 3 दफा थ्राइस आप रिंस करके, जो पेस्टिसाइड की बॉटल है उसको आप उसमें सुराख करके जमीन के नीचे उसको दबा दें, लेकिन किसी भी पानी के जखीरे से दूर, ताकि वहां से ये जो कोई बंदा वो इस्तेमाल ना करे, रीयूज ना करे, और वहां से अगर कंटेमिनेशन भी है तो वो पानी के थ्रू किसी और जगह तक ना जाए या इसी तरह जा सके। और फिर सबसे आखिर में ये है कि अल्टरनेटिव मेजर्स अगेन केमिकल पेस्टिसाइड के बजाय यूज किए जाएं। जिस तरह बायो पेस्टिसाइड्स की आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, बायो पेस्टिसाइड के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बड़ी एफर्ट कर रहा है, और उन्होंने उसके लिए जो है वो सब एप्टेक से सॉर्ट ऑफ जो भी वो बना हुआ है वो लास्ट स्टेज पे अप्रूव हो चुके हैं जो उसके। तो अब इंशाल्लाह कुछ अर्से में बायो पेस्टिसाइड्स भी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, तो बायोपेस्टिसाइड स्प्रे किए जाएं। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि हमारे एंटोमोलॉजिस्ट बैठे हुए होंगे, वो जो हमें बताते हैं कि ये करें, पैरासिटाइड्स यूज करें, प्रीडेटर्स यूज करें, वो यूज किए जाएं इसी तरह। ताकि जो स्पेशली ये अगर देखें ये कम्युनिटी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बड़े लेवल पे अगर कम्युनिटी करे तो। लेकिन अगर इंडिविजुअल करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाज़ चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। तो हम जो लास्ट एप्लीकेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पेस्टिसाइड्स हैं, और उनका जो लास्ट एप्लीकेशन अगर हम फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा कर रहे हैं तो सिर्फ 1 दफ़ा करें, और लास्ट एप्लीकेशन जो भी है तो या तो कम पीएचआई वाले क्या करें, या उसके लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेजर ले लें, तो हम वो उसको अल्टीमेटली एमआरएल को इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके बाद एक्नॉलेजमेंट है। मैं सॉरी, पीएचडीबी का शुक्रिया अदा करना भूल गया जिन्होंने हमें मौका दिया, लेकिन वो खैर मैंने पहले कर दिया है। हमारी मैनेजमेंट का चेयरमैन साहब, हमारे मेंबर, प्लांट साइंसेज डिवीजन डीजी एनएआरसी, और इन सब का शुक्रिया कि ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना और इतनी हाई टेक मशीनरी और इतनी कॉस्टली मशीनरी के तहत वो बड़ा मुश्किल होता है, और अगर लोगों का कोऑपरेशन ना हो। एक्स डायरेक्टर्स हमारे जिन्होंने हमें इस काबिल इस लेवल तक पहुंचाया कि हम आज इस पे इतने अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। पीएसडीपी के थ्रू ये हमारी लैब एस्टेब्लिश हुई थी, तो पीएसडीपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू देम कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया। और ये जो स्टडीज़ है ये नेशनल पेस्टिसाइड रेजिड्यू मॉनिटरिंग सिस्टम के दौरान हमने की थी। इसमें हमारी इकोटॉक्सिकोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम की टीम, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, हमारे मुख्तलिफ ये लोग पहले एक्सट्रैक्शन लैब में कर रहे हैं। ये फिर डॉक्टर नाजिया है जो मोस्टली हमारा इधर काम संभालती हैं। ये तोकीर है, ये बेचारा गवर्नमेंट मुलाजम होकर भी रात को भी रुकता है, क्योंकि जिस वक्त ये क्रोमेटोग्राफिक की इक्विपमेंट चलते हैं तो पूरी
दिन रात चलते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए खुदा न खास्ता कोई रुक ना जाए, कोई स्पार्क ना हो जाए, हमारा बंदा रात को रहता है विदाउट एनी इंसेंटिव। कभी कभार हमारे पास प्रोजेक्ट जब हो तो हम इनको 1,000 रुपया विच इज नथिंग दे सकते हैं। हमारे लोग जो ट्रेंड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बैच से एप्लीकेशन केमिस्ट आके उन्होंने ट्रेंड किए हैं। और ये हमारी एनपीआरएमएस की टीम थी, जिसमें सिंध तमाम सूबों की इसमें मैंने किया, तमाम सूबों में हमने ये यूनिट्स बना के दिए। और अब सूबे अगर चाहें तो उन्हें चला सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और कुछ सूबे खैर चला रहे भी हैं। तो हमने हर एक सूबे में ये लैब्स एस्टेब्लिश किए, और डिफरेंट प्रोविंसेस अपने तौर पे भी ये स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक्स जी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी माशाल्लाह बड़ी कंप्रिहेंसिव और डिटेल के साथ आपने पेस्टिसाइड और मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स पे प्रेजेंटेशन दी। अभी मैं पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि किसी का अगर कोई सब्जेक्ट रेलिवेंट प्रेजेंटेशन रेलिवेंट क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक साहब। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा नाम अब्दुल रहीम खान है और मैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। सर अभी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह आपकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और थैंक यू आपने एक सर। बड़ा अच्छा पीएचआई फैक्टर को डिस्कस किया, जो कि बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट वही है। क्योंकि मैं ऑर्चिड्स के मुतालिक बात करूंगा कि ऑर्चिड में हम जो स्प्रे करते हैं वो उसकी हार्वेस्टिंग से कोई मोर देन 30 to 40 days बिफोर हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो हमें उसमें उसके रेजिड्यू नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी कभार हमें उसमें भी रेजिड्यू देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, जब हम फ्रूट्स को ट्रीट करते हैं फंजीसाइड के साथ, तो हमारे एमआरएल वहां पर ज्यादा आती है। इसके बारे में जो मेरी सोच है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ना होने के बराबर है कि हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं इनकी हाफ लाइफ कितनी है और जो कि पीएचआई के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इंफॉर्मेशन तो हर पेस्टिसाइड फंजीसाइड पर अवेलेबल होती है कि पीएचआई फैक्टर कितना होना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू फार्मर और प्रोसेसर कि वो उसको मद्देनजर रखे, उस कंसंट्रेशन को रखे और फिर देखे। हमारे जो फंजी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जो हमारा जो मेजरिंग का तरीकाकार होता है वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कितना पानी कितने लीटर है। वो बस एक अंदर ये टैंकी जी 20 लीटर दी है, अब वो 20 लीटर में 1 लीटर कम है या ज्यादा है, उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन ना होने के बराबर है। अगर हम इन चीजों की अवेयरनेस अपनी फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर, जैसा कि आपने कहा है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो डॉक्टर साहब मेरे नजदीक अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ ना जी, तो मैं उसके आईक्यू लेवल को, उसकी मेंटेलिटी के ये लेवल तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन इट इज टफ फॉर अ फार्मर कि वो एक डॉक्टर की एमएससी के उसके लेवल तक पहुंच पाए। तो अगर हम उसको ये सोच कर करते हैं कि ये फार्मर है और मेरा लेवल फार्मर जैसा ही है, तो फिर मैं उसे समझाता हूँ तो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने में अल्हम्दुलिल्लाह काफी एक्सपीरियंस रहा है, फार्मर के साथ मैं डायरेक्ट इन टच रहा हूँ, तो ये इश्यूज हैं उनके भी। तो ये किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, इसके बारे में प्लीज आप कुछ बताइएगा। एक मेरा आपने एग्जांपल दी थी जो क्यूराकॉन की, तो उसमें लिखा होता मैं अगर प्रोनाउंस सही ना कर पाऊँ तो सॉरी फॉर इट, प्रोफिनोफास 100% और दीगर अज्जा 56.9%। ये प्रीनोफास 100% होगी तो फिर दीगर अज्जा कैसे हो जाएंगे 56.9%? प्लीज जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एंड थैंक्स अ लॉट आपके गुड रिमार्क्स के बारे में। और सर आप लोग चूंकि फील्ड से हैं, तो आप लोग जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हमसे कहीं अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे पास तो चंद एग्जांपल आते हैं जिसकी बेस पे हमारी है, आप लोग तो प्रैक्टिस देखते हैं और आपने बिल्कुल 100% सही आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं।
एग्जैक्टली हमारा फार्मर, हमें इसके लिए, मेरी नज़र में, मेरा जो महदूद नॉलेज है उसमें ये है कि हमें एक कंप्रिहेंसिव और एक विगरस अप्रोच लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ा फॉल्ट तो हमारा है कि हम लोग जो जो इतनी चीज़ें देखते हैं, थैंक्स टू पीएचडीबी के आज हम आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं लेकिन कुछ हम गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ फंडिंग की कमी की वजह से, कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं कि हम एक्सटेंशन वर्कर्स के साथ उस तरीके से नहीं शेयर कर सकते जिस तरीके से करना चाहिए। वैसे अभी कुछ अर्से से मैं देख रहा हूँ कि इसमें, मैं इस फील्ड में काफ़ी अर्से से हूँ, तो पहले इतना नहीं होता था, लेकिन पिछले 2-4 साल से हमने बलूचिस्तान के फार्मर्स को भी दिया, इधर भी ये एक्सटेंशन वर्कर्स को, और इनको और केपी के भी काफ़ी सारी जगहों पे हुआ है, और इवन पंजाब में भी। तो अब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। सिमिलरली जो इसमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ा रोल हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का है, तो उन्हें से मतलब नेकी समझ के, इस तरह नहीं जॉब समझ के नहीं सर 8 से 4 ये काम नहीं होगा, नेकी समझ के जहाँ पे बैठे हैं वो लोगों को सेंसिटाइज करें, तो अगर वो करेंगे तो वो होगा। अच्छा, दूसरा सर, ये जो लिखा हुआ है कि इसका अगर आप में इसका देखें तो ये प्रोफेनफास की उन्होंने प्योरिटी मेंशन की हुई है 100%। ऐसे ही 100% ये भी नहीं होती, आप ठीक कह रहे हैं, ये 99.99% हमारे पास जो एनालिटिकल स्टैंडर्ड है वो होता है, और वो भी 1 मिलीग्राम होता है, और उसकी प्राइस जो है वो मतलब 30-35 हज़ार से लेके 1,25,000 रुपये तक वेरी करती है। तो ये जो इसकी इट्स प्योरिटी लिखा है कि जो असल में प्रोफेनफास है वो जो है उसकी आगे अमाउंट आगे लिखी हुई है कि 500 ग्राम फी लीटर ना, वेट बाय वॉल्यूम। तो उसमें दीगर अज्जा 56.9% वेट बाय वेट के हिसाब से है। तो वो इनकी असल में अगर इनका प्रोपोर्शन आपने करना है तो आगे वाले 500 और 56 को ऐड करें तो वो आएगा ये वाला, सॉरी ये गड़बड़ होगी। तो ये 500 ग्राम फी लीटर में ये 50 उसका इतना है। तो प्रोफेनफास की उन्होंने प्योरिटी लिखी हुई है 100%, उनसे मुराद नहीं है 100% हो सर, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं और रेजिड्यू बहुत ही आएगा। थैंक यू। जी मियां सलार अख्तर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरूक साहब। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मैं ज़िला राजनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने खुद यानी कि 3 एकड़ चिली काश्त की हुई है। और मेरा सवाल ये है कि सर, आपको पता है कि जामपुर चिली के हवाले से मशहूर है, मैं वहाँ का रहायशी हूँ। तो क्या आया आपने कभी साउथ पंजाब जामपुर का भी सैंपल वगैरह लिया है? और कुछ, क्योंकि यहाँ पे पेस्टिसाइड प्रैक्टिसेस और हैं। अब जैसे कि हम थायोफिनेट मिथाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी सैंपल में चिली में शायद थायोफिनेट मिथाइल नहीं है, साइपरमेथ्रिन भी नहीं है, लैम्डा भी नहीं है। क्या आया ये भी पेस्टिसाइड रेजिडुअल इफेक्ट रखती हैं? ये सवाल है मेरा। जी सर, सॉरी, मैं इसमें मेरा ख्याल है कि जितने भी पेस्टिसाइड हमने पूरे के पूरे किए हैं, मैं उनकी लिस्ट देना भूल गया, तो वो मेरे पास होता तो बेहतर है। लेकिन ऑफ कोर्स हर एक पेस्टिसाइड का सर, हर एक पेस्टिसाइड का एक सिंपल आंसर ये है कि हर एक पेस्टिसाइड का रेजिडुअल इफेक्ट होता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमने मोस्टली इसमें से 10 पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट से और सैंपल उठाए। और चूंकि सिंध में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो हमारा अभी भी इवन जो नेक्स्ट है उसमें भी जो हमारा फंडिंग है वो यूएसडीए और कैबी ने की है, तो उनका भी फोकस सिंध पे है, और कुंदरी, उमरकोट और मीरपुर खास। तो वो जो नेक्स्ट स्टडी है वो भी वहाँ पे हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है पंजाब हमारा अनदर लीडिंग जो है वो प्रोविंस है जिसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें वहाँ से भी करने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर फंडिंग अवेलेबल हुई तो हम उसमें ज़रूर करेंगे। तो हर एक पेस्टिसाइड का है सर, हर एक पेस्टिसाइड को हमने ऐसा सच देखना होगा कि उसके आ रहे रेजिड्यू या नहीं आ रहे, तो हर जी, एक इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं जो मियां साहब ने क्वेश्चन किया है। आपकी बात सही है कि हमने जो क्लस्टर है कुंडरी वाला उन पे ज्यादा फोकस रखा है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने रीजन की बात की। अभी हमने राइस में ये इश्यू आया था हमारे पास एमआरएल का, हमें यूरोपियन यूनियन ने कम्युनिकेट किया कि इंटरसेप्शन बहुत हो रही है आपकी साइड से। तो 25 to 30 जो है ना पर मंथ इंटरसेप्शन यूरोप में जा रही थी, जो हमारी राइस जा रही है। तो फिर हमने इंटरवेन किया, एफएओ को इन्वॉल्व किया, 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम जो पंजाब में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उनको हमने एजुकेट किया कि इसको हम एक्सपर्ट लेकर गए, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, क्योंकि हम समझते हैं पिछले 6-7 माह में मैंने जो देखा है ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम जो है
अगर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हमारा वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल नॉलेजेबल नहीं है, तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं फार्मर तक वो नहीं जाते। ये सबसे बड़ा गैप है पूरे वैल्यू चेन में, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने राइस में किया है, इस तरीके से हम जितने भी हमारे मेन स्पेशली हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करें, हर एक प्रोविंस को, और उनके जरिए हम ऑनवर्ड एजुकेशन करें हमारे जितने भी फार्मर्स है। आपके मियाँ साहब पॉइंट को हमने वेल नोट किया है, इंशाल्लाह हम आपके इलाके में भी आएंगे, जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको असिस्ट करें, और उसमें हम डॉक्टर साहब की जो है ना असिस्टेंस लेंगे। डॉक्टर फरूक साहब ने he had given really a good presentation today. Thank you. जी किसी डॉक्टर साहब से रिलेवेंट कोई सवाल है तो और आप लोग कर सकते हैं, और स्पेशली ऑन द चिलीज। जी इमरान शेख साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले डॉक्टर फारूक को बड़ा मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जैम में और माशाल्लाह वागनिंगन से क्वालिफाइड बंदा इतने कॉम्प्लिकेटेड डोमेन में पेस्टिसाइड में सर्व कर रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब। और दूसरा सर ये चीज़ है कि ये जो पेस्टिसाइड का इशू है ये इतना सिंपल नहीं कि हम इनको चंद इवेंट्स में या चंद सेमिनार्स में, मैंने 6 सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए डॉक्टर मुबारक के साथ, तो ये रीप के थ्रू, तो उसमें हम लोग एडवाइजर हैं पेस्टिसाइड में, मैं एज ए टेक्निकल एडवाइजर रीप। हमने वहाँ पे ये देखा है कि जो हमारा नैरेटिव है कि जैसे आपने अभी बयान किया कि आप पेस्टिसाइड्स जो हैं वो डालें जिनका पीएचआई कम है, जिनके ग्रीन केमिस्ट्रीज हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं जिनकी एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो नेशनल जेनेरिक कंपनीज हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपने तो पैडी तोल के बेचनी है, तो आप इसमें जितना मर्जी पेस्टिसाइड डालें, आपकी पैदावार ज्यादा हो, आप वो यूज करें जिनका 90 दिन पीएचआई हो, ताकि आपकी फसल में 90 दिन तक कीड़ा ना आ सके। और दूसरा आप सस्ता यूज करें, क्योंकि आप इतना महंगा यूज करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, तो ये तो आपके लिए बड़ा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि 4 साल में इंडिया आज तक ट्राइसाइक्लाजोल से नहीं निकल पाया, तो ये जो बैलेंस करना है ना हमने, ये बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हैं। हम लोग कॉटन में भी फंसे हुए हैं, इसी तरह चिलीज में, इसी तरह राइस में। राइस की इस वक्त की जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे सिंध और बलोचिस्तान में इतना कीड़ा आया है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज तक नहीं आया। वहाँ पे इतना पेस्टिसाइड यूज हुआ है कि अगर हम पंजाब की भी नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, तो अगर सिंध की भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास कोई और सूबा नहीं है जहाँ पे हम ये यूज कर सके, ग्रो कर सके राइस। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट स्केप्टिक, लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा है, इस पे बहुत ज्यादा ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है। हमने लास्ट वीक सीएम पंजाब को भी प्रेजेंटेशन दी, तो मेरा ये ओवरऑल ये था कि सर इसको ज्वाइंट एफर्ट के साथ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये और एग्रीवेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के साथ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी डॉक्टर फारूक साहब, अतर खोखर साहब ने कहा स्पेशली फॉर चिलीज, मैं चिलीज के रेफरेंस से ये पूछना चाहूंगा कि जो एफ्लाटॉक्सिन है इसको किस तरह हम चिलीज में कंट्रोल कर सकते हैं? क्या किसी फंजीसाइड की स्प्रे से भी कंट्रोल किया जा सकता है कि ये हमें प्रैक्टिस से ही कंट्रोल करना पड़ेगा? थैंक यू जी। थैंक यू सर। सबसे पहले सॉरी इमरान शेख साहब, थैंक्स लॉट फॉर काइंड वर्ड्स। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा मुकाबला जो है वो मल्टीनेशनल्स और प्लस नेशनल्स के साथ है। बहुत मुश्किल है, जितनी उनकी मतलब जितना वो पैसा लगाते हैं इन कैंपेन्स पे और जितने लोगों को वो कन्विंस करते हैं उसके मुकाबले में हम लोग उस तरह से नहीं कर सकते। आई अप्रिशिएट रीप के लोगों ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। आपको याद होगा 2 सेमिनार में हमारी भी मतलब आपकी मैं भी हाजिर हुआ था, और आप लोगों ने वाकई बड़े पैमाने पे लोगों को, हमने भी कोशिश की, लेकिन ये वाकई इस तरह नहीं होगा। इसमें पीएचडीबी, रीप, गवर्नमेंट सेक्टर, इवन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर और सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है, कि इंडस्ट्री को ये रियलाइज हो कि
हमने हमारी बिजनेस एक चीज़ पे है और मुल्की जो है वो मफादात एक साइड पे हैं, तो उन्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर वो जिस तरह आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स, अगर वो 90 दिन ये वाला PHI वाला कहेंगे तो ये जुल्म है सर। फिर तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। आप सही कह रहे हैं, हमें हंगामी बुनियादों पे ज़रूरत है। दूसरा सर एफ्लाटॉक्सिन का है, तो एफ्लाटॉक्सिन के हवाले से देखें हम उसमें एक्सपर्ट जो हैं हमारे जो है जिस तरह डॉक्टर मुबारक साहब इन्होंने बताया और डॉक्टर आतिफ साहब जो लास्ट टाइम इस सेमिनार में मेरे साथ थे, वो मुझसे बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें हम जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो करें और वो ज़्यादा मौसर होंगी और उसके कम प्रॉब्लम्स आएगा कि हम उसमें उनको कंप्लीटली ड्राई करके और हाइजेनिक प्रैक्टिसेस में ज़मीन पे ना फेंक के हर वो मुमकिन जो है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस की ग्रोथ आ सकती है और एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को रूल आउट करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और बेहतर है। थैंक यू जी। थैंक यू एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो अभी इमरान शेख साहब ने बात की। हमें वहां से मिनिस्ट्री से लेटर आया कि पीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की हुई है NESTP नेशनल एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की, तो उसका एजेंडा रखना है हमने। तो उस एजेंडा में हमने टॉप पे इसी इशू को रखा है, एफ्लाटॉक्सिन वाले को। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो ना सिर्फ हमारा राइस हो गया, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। और आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया इसका, जो ये कंपनीज हैं स्पेशली जो इसमें काम कर रही हैं, जो पेस्टिसाइड्स बना रही हैं, दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ बिजनेस। और इंडिया ने जिस तरीके से इसको रेगुलेट किया, इस बिजनेस को जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया है, आई थिंक इट इज द बेस्ट एग्जांपल। वही रिप्लिका, वही सक्सेस स्टोरी हमें इधर लाने की जरूरत है। इस चीज को जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे एट प्रोविंशियल लेवल, एट फेडरल लेवल, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर पॉलिसीज हैं भी सही पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें काफी लूप होल्स हैं। इसको एज ए नेशनल लेवल पे जो है हमें लेना होगा, और आगे ऑनवर्ड जो है ना, वही चीज हमें एजुकेट करनी होगी हमारे फार्मर को। द वे दीज मार्केटिंग कंपनीज, पेस्टिसाइड कंपनीज अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, जैसे फार्मा कंपनीज करती हैं एक सब स्टैंडर्ड किस्म के मेडिसिन पेशेंट के लिए, ये भी एक किस्म का सब स्टैंडर्ड किस्म के जो है हमारा जो क्रॉप है, जो हमारे पेशेंट है, उसके लिए जो है वो चीजें कर रहे हैं। इसको बहुत जरूरी है कि हम एट अर्लीस्ट रेगुलेट करें, अदरवाइज हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपने सही फरमाया कि अभी हमारा जो राइस साइड अराउंड 50% ऑफ अवर एग्री एक्सपोर्ट। अब जिस तरीके से ये हमारे पास इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं हमारे, ट्राइसाइक्लाजोल का या इंडिया का, वो अभी तक यूरोप में बैन लगा हुआ है उस चीज का, वो हमारे पास भी आ सकता है अगर हमने इसको रेगुलेट नहीं किया। ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे है इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि इस पे कोई ना कोई जल्दी से कोई पॉलिसी डिसीजन आ जाए। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा PhD की पूरी टीम का, उन्होंने जबरदस्त इवेंट करवा रहे हैं। सर आपने एक क्वेश्चन इसका अफ्लाटॉक्सिन के हवाले से किया था, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कुंडरी में हमारा यहाँ पर अफ्लाटॉक्सिन के हवाले से हमने काफी जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की हुई है। उसमें यह था कि हम लोगों ने जो पहली बात तो ये कि अफ्लाटॉक्सिन जो आता है वो वहां से फील्ड से ही आता है। उसमें मसला ये आ रहा होता है कि फार्मर ऐसे करते हैं कि वो उसने पिकिंग करके उसके बाद उसने वो जो फर्टिलाइजर वाले बैग्स होंगे या वो जो पड़े होते हैं उसी के अंदर जो मिर्चें लगा के रखती है। अब सारा दिन वहां पे धूप के ऊपर वहां पे पड़ी रहती है मिर्ची बाहर के बाहर। ठीक है, तब जब उसको फार्मर शाम को उसने जब वहां से पिकिंग करके कंप्लीट करके शाम को उसने लेके जाना होता है, तो वो मिर्चें उसके अंदर ही पड़ी होती हैं। तो उसमें मिर्चें कुछ ऐसी होता है वो दूसरे मिर्चों को लगती हैं, जो है ना वो वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। उस पे हमने ये किया था कि हमने इसमें प्लास्टिक के जो वो हमने लेके नेशनल फूड ने वो डिफरेंट फार्मर को हमने प्रोवाइड करके दी थी। तो उसके बाद वो वहां से उठा के लेके आते थे, वहां से उठा के लेके जब ग्राउंड पे लेके आते थे, तो उस पे हम तकरीबन कोई कोई 60 से 70 हजार जो शीट थी जो नेशनल फूड ने प्रोवाइड की थी फार्मर्स को इसी हवाले से इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें यह था कि उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे जो वर्कर होते हैं वो इस चीज को ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। अगर वो उसके ऊपर ड्राई करने के लिए भी जाते हैं तो उसके ऊपर वो उनके मट्टी वगैरह होती है, डस्ट होती है, वो उसी के ऊपर लेके तो वो शीट्स के ऊपर जियो टेक्सटाइल शीट्स जो है उसके ऊपर जो है वो ऐसे चढ़े रहते थे। तो उसमें सर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर काफी वर्किंग की थी।
तो कुछ फार्मर्स उसमें से ये कह लें कि 3 से 4% जो लोग हैं उन्होंने इस पे मतलब काम किया था। शुरू शुरू के टाइम पे उन्होंने, जब उनको शीटें मिल रही थी तो उस टाइम पे तो उन्होंने बड़ा मतलब इसको किया था, लेकिन बाद में वो चलते गए, हटते गए, कहते यार हमारा ये जो माल ऐसे बिक जाता है, आप लोग ऐसे करते हो, नखरे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर मैंने इसी के ऊपर कहना था। तो उसमें अगर उसमें अगर हमने अफ्लोटॉक्सिन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें ये जो है ना बेस्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इसको फॉलो करना चाहिए। जिसमें ये कि मैंने कहा था कि इसमें अगर पिकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बास्केट्स में रखें, और उसमें कोशिश ये करें कहीं उसके पास कोई अगर कोई प्लांट हो, कोई दरख्त हो, उसके नीचे रखा जाए मिर्च को, जो सारा दिन जो धूप में पड़ी रहती है उसको बेहतर ये है कि उसको मतलब छांव में थोड़ा रखा जाए। लेकिन हाँ, बाद में तो ड्राई होती है, जब वो अलग अलग हो जाती है ना मिर्चें अगर शीट्स के ऊपर जाने के बाद, तो उसमें वो मतलब उस पे अफ्लाटॉक्सिन बहुत कम आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर अगर वर्किंग की थी तो उसके ऊपर हमने बेस्ट रिजल्ट्स हमने लेके देखे। तो ये चीजें कुछ हैं उस पे ऊपर हमें फोकस करने की जो जरूरत है, ये था। हेलो। जी, राणा जुल्फकार साहब, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी जी। जी प्लीज पूछिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज आप। मेरा क्वेश्चन भाई ये कि मैंने इस मरतबा चिली काश्त की थी, और इसे एफलाटॉक्सिन जो इनके लिए मसला बना हुआ है, इसके लिए एक सजेशन है मेरी कि मैंने सब्ज़ मिर्च और सुर्ख मिर्च ये जैसे ही पिक की है, और इसको मैंने ग्राइंड किया है और इसको पैक कर दिया है। बजाय आप वहां से खेत से लेके आए और जाके इसे धूप में डालें और फिर इसको एक एक हफ्ता तक वो पड़ी रहे, वहां सड़ती रहे, गलती रहे, ठीक। उससे बेहतर नहीं है कि वहाँ खेत से लाएं और इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको ग्राइंड किया जाए और इसको पैक कर दिया जाए। दैट्स ऑल इसका, ये बेहतरीन सोल्यूशन है। अच्छा, दूसरा मेरा ये था सजेशन के डॉक्टर साहब ने कहा कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इस मिर्च के ऊपर। बात यह है कि जब एक किसान को पता ही नहीं है कि मेरे खेत में प्रॉब्लम क्या है, तो वो जाता है सीधा डीलर के पास, और डीलर से कहता है मुझे मिर्च का स्प्रे दे दो। तो डीलर ने क्या करना है? डीलर ने अपने टारगेट पूरे करने हैं। डीलर को कोई गर्ज नहीं है उसके खेत में प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि महकमा ज़राअत के जो फील्ड असिस्टेंट हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बगैर कोई पेस्टिसाइड डीलर दवाई ना बेचे, अद्वियात ना बेचे। उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ही उस स्प्रे किया जाए, और जो वो लिखेगा वही स्प्रे दिया जाए, उसके अलावा ना दिया जाए। और जो फसल के लिए वो लिखता है उस फसल का नाम भी ऊपर मेंशन किया जाए कि हाँ इस फसल के लिए ये मैंने इसे क्रॉप को चेक किया है, और ये इसके इतनी रिकमेंडेशन है इसकी, और ये स्प्रे किया जाए इस पर। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इनके बारे में ज़रा फरमा दें कि यह ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जी सर, जी डॉक्टर साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक्स सर। आपकी बात ठीक है कि आप आगे उनको जो मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उसमें चेंज करके भी बेच सकते हैं। अगर आप उसे कॉस्ट इफेक्टिव उसे देखें और उसको उसमें है तो। लेकिन बाज़ का तो ये है कि अगर किसी की डिमांड है कि नहीं ऐसा चाहिए, तो फिर आप उसको ये है कि अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसमें मैं एक और पॉइंट पिछले क्वेश्चन का भी ऐड कर दूं कि मुझे याद आ गया कि उन्होंने पूछा था कि एफ्लाटॉक्सिन क्या कंट्रोल हो सकती है फंजीसाइड से। तो एफ्लाटॉक्सिन नहीं हो सकती, फंगस हो सकती है। जब वंस एफ्लाटॉक्सिन आ जाए तो फिर आप फंजीसाइड मत डालें, वो तो उल्टा रेजिड्यू इश्यू काज करेगा। उससे पहले फंजीसाइड डाल दें। लेकिन खैर, आप उसे किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं, कोई और तरीके से सेव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जरिए अच्छे तरीके से उसको करें। और दूसरा जो है कि इसमें भी सर डिबेट होती है सब एप्टेक में, जो हमारी है प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की कमेटी है कि क्या किया जाए। तो उसमें भी लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुई है कि इसके रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, हम अभी तक इसको दवाई कहते हैं, हालांकि ये दवाई नहीं है, ये जहर है, जहरी जहर है। और फिर इसी तरह ये कि आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि इसकी कोई ना कोई होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का ये हाल है कि यार डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर हम जो चाहें दवाई, डेक्लोरॉन मैंने कई लोगों को देखा है खुद लगा रहे होते हैं।
तो इस पे कंट्रोल करना मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन, बहुत ज्यादा काम, और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जितनी हमारी कौम को समझाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आपकी सजेशन 100% ठीक है कि वाकई प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलनी चाहिए कि जो मर्जी है डाल दे। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। थैंक यू जी। जी थैंक यू सो मच। वहीद खान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वहीद साहब? नहीं, आई थिंक वहीद साहब का कोई क्वेश्चन नहीं है। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर प्लीज। सवाल ये था कि पेस्टिसाइड की एक होती है नेशनल ग्रुप, एक होता है मल्टीनेशनल ग्रुप, तो इसमें फर्क सर किस चीज का आ जाता है? जहर का फर्क आ जाता है या उसका किस चीज का फर्क आता है? या जेनेरिक भी उसका रेट कम होता है, उसके ऊपर नेशनल आ गया, फिर उससे ऊपर मल्टीनेशनल आ गया, तो कौन सी यूज करनी चाहिए कि जिससे मतलब कि आजकल हालात भी आपके सामने है कि इतना रेट नहीं है, तो इतनी महंगी अगर पेस्टिसाइड यूज करें तो इतना मार्जिन कम हो जाता है। सर इसमें हम गवर्नमेंट के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते कि आप देखिए, जो नेशनल कंपनियां हमारी बना रही हैं वो नेशनल है, और जो इंटरनेशनली बाहर वाली कंपनियां हमारे यहाँ आई वो बनाती हैं, वो ओवरऑल बरल एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा सारे का सारा बाहर से आ रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ फॉर्मुलेशन बनती है, वो चाहे नेशनल वाली कंपनियां बनाएं या जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो बनाएं। अब असूली तौर पे तो वो सारे एक जैसे होने चाहिए, जो भी एक के जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाज की फॉर्मुलेशन में वो जो 56% जो भी अदर कंपोनेंट्स लिखे गए हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेस्टिसाइड की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो अब मतलब मैं एज ए गवर्नमेंट कोई एडवाइस नहीं दे सकता एज सच, लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि कौन सी, और कॉस्ट भी एक इशू है, आई एग्री। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो बस कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए मेरा ख्याल है डिसाइड करें। और ज़ाहिर है ये सारा आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्केट में जाता हूँ और अपने लिए कोई चीज़ खरीदता हूँ, तो म, अब मैं उस पे करूंगा कि मैंने इंपोर्टेड लेनी है या लोकल लेनी है, मैं अपने बजट को देख के, तो उस ज़ाहिर है उसी पे। वैसे असूली तौर पे अगर वो अप्रूव है, जेनेरिक अप्रूव है, तो उसकी एफिशिएंसी उसके इक्विवेलेंट या उसके राउंड अबाउट होनी चाहिए। लेकिन हम एज सच ये कह नहीं सकते कि ये है या नहीं है, मुख्तलिफ की मुख्तलिफ होती है, और वो किसान एरर एंड ट्रायल के जरिए ही कर सकता है। या अगर किसी ने कोई रिसर्च की हो एंटोमोलॉजिस्ट ने कि ये वाले की एफिशिएंसी इतनी है और इसकी इतनी है, तो उसको देख के कर लें। अच्छा, इसके ऊपर ना रिकमेंडेशन लिखी होती है प्रसाद, मतलब कि किसी के ऊपर लिखा होता है कपास का, तो वो कपास के लिए बेस्ट है या उसको दूसरे के ऊपर भी करवा दें, जैसे सब्ज तेले के लिए होता है नहीं सर, नाइट्रोपाइरम, हरगिज तो ये हरगिज नहीं सर। बेसिक। देखिए सर, जो लिखी हुई है ना, जो लेबल है उसके मुताबिक करना है, दूसरे के मुताबिक आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर कपास लिखा हुआ है तो आप उसको सब्ज यू या फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे करेंगे तो सर उसका रेजिड्यू बहुत आई आएगा, या उसकी अगर आपकी अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और बाहर तो एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि उसके लिए टॉलरेंस जीरो होगी उनकी, वो जैसे ही नजर आएगी वो आपकी एक्सपोर्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो हर गिज नहीं, जिस इंसेक्ट के लिए लिखी हुई, फॉर एग्जाम्पल कपास में भी अगर वो किसी के लिए लिखी हुई है, एक इंसेक्ट के लिए फ्रूट फ्लाई के लिए, और दूसरे किसी फ्रूट में भी लिखी हुई है, तो फिर भी आप ना करें। जो उस क्रॉप के उस डिजीज के लिए रिकमेंडेड है सिर्फ उसके लिए करें, दूसरे के लिए नहीं सर। यही पूरा मतलब कहानी यही है कि सिर्फ आपने रिकमेंडेड चीजों के लिए, जो लेबल पे लिखा हुआ है उससे इधर उधर नहीं होना। क्योंकि सर एज ए मैं डीलर भी हूँ, तो 5-6 कंपनियों के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो काफी जगह पे देखता हूँ कि वो मतलब धान के ऊपर लिखा हुआ है तो वो हम कपास पे भी करवा रहे हैं, गंदम पे भी करवा रहे हैं, वो कंपनी कहती है कि नहीं कि इसलिए बेस्ट है, जबकि सिफारिशात में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, उसके मुतबादल होता है, वो डिफरेंट होता है सर उसके। नहीं सर, नहीं करानी चाहिए। अगर उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है तो नहीं करा सकते, असूली तौर पे नहीं करा सकते, रिकमेंडेड सिर्फ। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू सर, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल डीलर हैं कि आपने ये पूछा। थैंक्स अ लॉट, आपका शुक्रिया सर।
अभी ओके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन। अच्छा सर, मेरा एक ये सवाल ये था कि हम अगर ये पेस्टिसाइड का जिक्र तो कर रहे हैं, MRL जो इसका आ रहे हैं, तो हम इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा वो क्लियर होना चाहिए ताकि हम इसको जो कंट्रोल कर सकें, ताकि जिसका हमें बेनिफिट भी मिले, तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का यही है सर, जो रिकमेंडेशन में बताया है कि एक तो जो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स हैं सिर्फ वो स्प्रे करें, और फिर उसको डोजेज को एक्सीड ना करें, जो उसके ऊपर डोज लिखी हुई है एग्जैक्टली वही सही मेजर करके, और जिस तरह उन्होंने कहा कि पानी का सही वॉल्यूम वगैरह डाल के, कि इस तरह नहीं कि वो जिस तरह ऐसे ही रफली चीज़ों का करके कि इसका वॉल्यूम इतना ही होना है, एग्जैक्ट डोजेज के मुताबिक, फिर जितने के लिए वो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है सिर्फ एक दफ़ा करना है तो सिर्फ एक दफ़ा करें, प्रेफरेबली दूसरी दफ़ा कोई और चीज़ करें। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो PHI, मेरा ख्याल है डोजेज और PHI दो बड़े मुजरम हैं। तो PHI जो उसका पूरा प्री हार्वेस्ट इंटरवल है उसको फॉलो करें, उससे पहले कभी भी फसल को बर्दाश्त ना करें, उसको कभी भी मत काटें। तो ये छोटी छोटी चीजें करके ही जो है, और अगर लास्ट में इनएविटेबल हो जाए, बहुत ज्यादा पेस्ट प्रेशर हो, आप देखें फसल तबाह हो रही है, तो कोई और चीज कर रहे हैं जिसका PHI मिनिमम हो, या कोई और ट्रिक करके, बायोलॉजिकल ट्रिक करके उससे निजात लें, उस पर ना करें। और डोजेज और PHI, अगर आप दो कंक्लूडिंग सेंटेंस चाहते हैं तो मेरी नज़र में तो यही है सर। थैंक यू। जैसे दूसरी बात ये कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह से अगर बैन जो पेस्टिसाइड है, जिसमें हम सीटामेपर की बात कर रहे थे, प्रोफिनोफास की बात कर रहे थे, तो मतलब ये कि उसकी बाइफेंथ्रिन की बात कर रहे थे, तो उसमें ये कि अगर हमारे मुल्क में ये बैंड है, WHO की तरफ से पाबंदी लगी गई, लग चुकी है, तो फिर ये क्यों हमारे मुल्क में क्यों सेल हो रही है? इसको जब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक तो वो हो ही नहीं सकता ना। अब ऐसी चीजें मैंने देखी हुई है, डायोफिनत मिथाइल की जो बात कर रहे थे, वो राइस के ऊपर बिल्कुल बैंड हुआ पड़ा है, वो मार्केट में आज भी अवेलेबल है, वो मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है, इसके ऊपर हम क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? असल में चीज बात ये है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तभी हम इसको कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज जो है इसको मतलब ये कि हमारी जो कह रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर के ऊपर तो हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं, और यकीन करें कि हम खुद सर लास्ट ईयर हमें खुद इतने मिसाइल आए थे, मेरा खुद जो है वो ताल्लुक इस पे नेशनल फूड में ही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी हमारे ये वो कंसाइनमेंट जो भी हो रही थी वो सारी कैंसिल हुई है। वो क्या वजह से, किस वजह से हुई है? वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि मसलन ये कि हम मिर्ची यहाँ से लेके भेज रहे थे, उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा था उसका, हैजर्ड जो पेस्टिसाइड्स हैं, तो एबामेक्टिन का भी सॉरी मैं बताता चलो, उसका ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, ओमेडा भी है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो असल में जब तक ये हम इस चीज को मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, इसका जो अब ये नेशनल लेवल पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उसके ऊपर जो लिखा होता है, अगर आप उस पर चेक करें, चेक एंड बैलेंस देखें, तो उसमें वो चीज होती भी नहीं है। तो लो फार्मर क्या करता है कि वो वहां पे जाता है, वो एक बार उसने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, दूसरी बार दोबारा जाएगा, वो दोबारा इस्तेमाल करेगा, इस तरह करते 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 बेचारे, एक तो फार्मर्स का भी नुकसान हो रहा है, दूसरी बात हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जा रही, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर हमारे ये मिसाइल तो खत्म ही नहीं होंगे, ये तो चलते ही रहेंगे हमारे। तो सर एक तो इसमें सर ये मेन, जी सॉरी। जी, मैंने कहा मेन जो इशू है हमारा वो ये ही आ रहा है कि इसके ऊपर फुल अगर करना चाहिए कि अगर मतलब अपना NARC है, PRC है, इस तरह मेरे में आई थिंक ये PRC के अंडर में तो नहीं आते ना सर, ये पेस्टिसाइड के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं सर, इसको फूड एंड साइंस देख रहा है ना। नहीं, नहीं सर, ये जो कंट्रोल है ओवरऑल इसका, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो DPP, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के पास है सर। और पेस्टिसाइड PRC का रोल रिसर्च के अलावा नहीं है। अच्छा सर, जो आपने बहुत सारे पेस्टिसाइड के नाम लिए ना, मसलन कुछ तो जिस तरह बैन है, जिस तरह DDT हो गया, HCH हो गया, एंडोसल्फान हो गया, वो बैन है, वो मुल्क में आ ही नहीं सकते, और किसी भी क्रॉप्स के लिए नहीं यूज हो सकते। वो सिर्फ स्मगल तरीकों से आते हैं ईरान और मोस्टली, अगर हमें ज्यादातर नाम लेने की आई डोंट नो, ईरान और इंडिया की के बॉर्डर के थ्रू ये क्लेम किया जाता है। और हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन एक दफा में ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि नेवी में उन्होंने कहा कि वहां पे वो शिप्स को अभी तक लगाते हैं इनको, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड यूज होते हैं। अब दूसरी चीज, जो आपने दूसरे बहुत से पेस्टिसाइड के नाम लिए, वो बैन नहीं है सर, वो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब जिस तरह ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे डीलर भाई हमसे पूछ रहे थे, वो ये एक रिकमेंडेड और क्रॉप के लिए, इस क्रॉप के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन
वो दुकानदार उनको दे देता है, और या वो गलती से या किसी भी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो उस पे स्प्रे कर देते हैं। तो वो हमारे फार्मर का प्रॉब्लम है। हमें फार्मर को एजुकेट करना होगा कि यार ये जो चीज़ है आपने इसके लिए सिर्फ रिकमेंडेड चीज़ स्प्रे करनी है, दूसरी नहीं करनी। वो वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, जिस तरह रिजेक्शंस का हमारा मोस्टली आ रहा है। तो आपको भी सर ट्रेसेबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि को फार्मर्स आप इस तरह मार्केट से नहीं ले सकते सर। आपको फार्मर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे लेंगे। या अगर डीलर पिक्चर में रहना चाहते हैं हमारे, ये रीप वाले सेमिनार में भी मैंने अर्ज की थी, तो डीलर्स को भी ये करना पड़ेगा कि पहले से उनको भी कि स्पेसिफिक फार्मर्स के साथ कि ये उनकी लॉट है, ये एक्स की लॉट फार्मर एक्स की है, ये फार्मर वाई की है, उसने अलग-अलग रखना है ताकि ट्रेसेबिलिटी रहे। अगर किसी से रिजेक्शन किसी की बेस पे आ रही है तो नेक्स्ट टाइम उससे ना लिया जाए। फार्मर्स अल्टीमेटली फार्मर को ये करना पड़ेगा, वरना उससे कोई भी नहीं लेगा। तो ये सब ट्रेसेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अक्सर गड़बड़ होती है। ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सारे फोरम के लिए। डॉक्टर फारूक महबूब साहब ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि ये 9 से 4 जॉब नहीं है। अगर इसको खिदमत समझ कर करेंगे और टाइम देंगे तो फिर काम बनेगा। ये हर बंदे की इंडिविजुअल जॉब है, हर फार्मर की, हर प्रोफेशनल की। तो अगर तो हम इस अप्रोच में, खिदमत खल्क वाली अप्रोच में और काम करने की अप्रोच में नेक नीयत से काम करेंगे, फिर हमें रिजल्ट मिलेंगे। वरना खाया पिया गिलास तोड़ा बाहर आने वाले बात नहीं। और हम अल्लाह ताला हम सबको काम करने की हिदायत और तौफीक दे, और नेक आमीन। नीयती से, सिंसियरिटी से काम करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक महबूब। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल सही बात। जी थैंक यू सो मच। मैं अब अपने सेशन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ता हूं। तो मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फरक महबूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचाई। एंड सेकेंडली, अब ये सेम हमारा जो सेशन है हम अपने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देंगे अगले 1 से 2 घंटे में। तो इसके जो जो लोग इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर सके, तो वो हमारे YouTube चैनल को मैंने लिंक भी शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, और हमारे फेसबुक पे भी YouTube चैनल का लिंक अवेलेबल है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे डॉक्टर फरक साहब की ये जो आज की प्रेजेंटेशन है और ये जो सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडली, एफ्लाटॉक्सिन पे अब्दुल रहीम साहब ने एक क्वेश्चन कोई किया था। तो एफ्लाटॉक्सिन पे डॉक्टर आतिफ जमाल साहब ने एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी हुई है हमारी। अप्रैल में हमने एफ्लाटॉक्सिन पे एक चिलीज पे वेबिनार किया था, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप अपलोड कर लें हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे वेबिनार की रिकॉर्डिंग। आपको होपफुली आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाएगा। और आखिर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का कि जिन्होंने टाइम निकाला, स्टेक होल्डर्स का रेड चिलीज के, कि वो आप लोग टाइम निकाल के हमारे इस वेबिनार में आए। डॉक्टर फरक महबूब साहब को हम फ्यूचर में भी अगर कोई हमें पेस्टिसाइड और एमआरएल्स पे कोई किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए हो तो हम इनको दोबारा से इनवाइट करेंगे। हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर पेज को लाइक कीजिए। उस पे हम अपने जितने भी इवेंट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज, उनकी अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। और हमारी वेबसाइट पे सारा हमारे पिछले जितने भी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं वेबिनार्स, उनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, एंड थैंक्स ऑल फॉर लिसनिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। थैंक यू।